एक बार एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया पत्नी अपनी बेटी वासिलिसा के साथ रहते थे। एक बार वह बुढ़िया बहुत बीमार पड़ी तो एक दिन उसने अपनी बेटी को बुलाया और उससे कहा, बेटी, मैं बहुत जल्दी ही मरने वाली हूँ, इसलिए जो मैं कहती हूँ तो उसको ध्यान से सुन। इसके बाद उसने अपनी चादर के नीचे से एक छोटी सी गुड़िया निकाली और उसे वासिलिसा को देते हुए कहा, देख, तू इस गुड़िया को रख और इसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करना और किसी और को इसके बारे में बताना नहीं। जब तुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो इस गुड़िया को कुछ खाना देना और उससे सलाह मानना। यह तुझे बताएगी कि तुझे क्या करना है। इसके बाद मां ने अपनी बेटी को प्यार से चूमा और आंखें बंद कर ली। उसने अपनी आखिरी सांस ले ली थी। काफी समय तक तो बूढ़े ने अपनी पत्नी का दुख मनाया, पर फिर दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी एक विधवा थी और उसकी अपनी 2 बेटियां थी। उसकी दोनों बेटियां बहुत ही बुरी थी। उनको खुश करना बहुत मुश्किल काम था। वासिलिसा इतनी सुंदर थी कि उसकी दोनों सौतेली बहनें उससे बहुत जलती थी। वे और उनकी मां तीनों उसको हमेशा ही सताती रहती थी। वे उससे सुबह से शाम तक काम कराती रहती थी और फिर भी उसको डांटती रहती थी। वह हमेशा यह चाहती थी कि हवा से उसका चेहरा खराब हो जाए या फिर धूप में सख्त हो जाए या फिर बारिश में काला पड़ जाए, पर फिर भी वासिलिसा उन सब के ये ताने चुपचाप सहती रहती और अपना सारा काम समय पर पूरा कर लेती। उसकी सौतेली बहनें क्योंकि कोई काम नहीं करती थी, वे बहुत मोटी और बदसूरत होती जा रही थी, जबकि वह दिन ब दिन ही नहीं बल्कि हर घंटे सुंदर और सुंदर होती जा रही थी। उसकी गुड़िया उसकी जब तब बहुत सहायता करती। रोज सुबह वासिलिसा गाय का दूध दोहती और उस गुड़िया को देती और कहती, छोटी गुड़िया सुन मेरी प्यारी, मैं अपनी सारी मुश्किलें तुझे सुनाती हूँ। और रात को जब सब सो जाते तो वह अपना दरवाजा बंद कर लेती और गुड़िया को अपनी बाहों में झुलाती। वह उसको अपने खाने में से बचा हुआ खाना खिलाती और फिर गाती, छोटी गुड़िया सुन मेरी प्यारी, मैं अपनी सारी मुश्किलें तुझे सुनाती हूँ। फिर वह उस गुड़िया से कहती कि वह कितनी दुखी थी, कैसे उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें उसको हमेशा डांटती रहती। वह गुड़िया पहले तो खाती पीती, फिर उसको तसल्ली देती और उसका रोज का काम भी करा देती। जब वासिलिसा छाया में बैठकर अपने बालों में फूल गूंथती तो वह गुड़िया उसकी फूलों की क्यारियां साफ कर देती, उसकी रसोई घर में आग जला देती, उसके घर के फर्श झाड़ बुहार देती, उसका नाश्ता बना देती, और वह भी सब पलक झपकते ही। यही नहीं बल्कि वह गुड़िया उसको कुछ ऐसी पत्तियां भी देती जिनको लगाने से उसकी खाल सूरज की धूप, हवा और बारिश से बची रहे। इससे वह और ज्यादा सुंदर होती जा रही थी। एक दिन पतझड़ के मौसम में वासिलिसा का पिता बाजार गया। उसको वहां कई दिन तक रहना था। उस रात जब अंधेरा हो गया तो बहुत जोर की बारिश पड़ने लगी। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर जोर जोर से पड़ रही थी। हवा भी बहुत तेज बह रही थी। वह हवा गुफाओं में जाकर बहुत तेज आवाज कर रही थी। सौतेली माँ ने तीनों लड़कियों को एक एक काम सौंपा। सबसे बड़ी वाली लड़की को उसने कढ़ाई का काम दिया, दूसरी बेटी को उसने मोजा बुनने का काम दिया और वासिलिसा को उसने सूत काटने का काम दिया। जहां वे तीनों लड़कियां बैठी बैठी अपना काम कर रही थी, वहां उनकी मां ने कोने में केवल एक बिर्च के पेड़ की शाख जलती छोड़ दी और सोने चली गई। कुछ देर तक तो वह शाख जली, पर फिर अचानक वह बुझ गई। दोनों सौतेली बहनें चिल्लाईं, अब हम क्या करें? चारों तरफ तो अंधेरा ही अंधेरा है और हमको अपना काम खत्म करना है। किसी को तो रोशनी लानी ही पड़ेगी। सबसे बड़ी बेटी बोली, मैं तो बाबा यागा के घर जा नहीं रही। दूसरी बेटी बोली, मैं भी उसके घर नहीं जा रही। तो दोनों एक साथ बोली, तब तो वासिलिसा को ही उसके घर जाना पड़ेगा और उसके घर से रोशनी लानी पड़ेगी। ऐसा कहकर उन दोनों ने अपनी सौतेली बहन को बाबा यागा के घर से रोशनी लाने के लिए धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बेचारी वासिलिसा पहले तो जानवरों के बाड़े में गई। वहां उसने कुछ खाने के टुकड़े अपनी गुड़िया को खिलाए और बोली, छोटी गुड़िया सुन मेरी प्यारी, मैं अपनी सारी मुश्किलें तुझे सुनाती हूँ। और फिर उसने उसको बताया कि उसकी सौतेली बहनों ने उसको बाबा यागा के घर जाकर रोशनी लाने को कहा है। वह चुड़ैल जादूगरनी तो उसको यकीनन खा ही जाएगी। उस छोटी गुड़िया ने अपना खाना शांति से चुपचाप खाया। खाना खाने के बाद उसकी दोनों आंखें 2 चमकीली जलती हुई मोमबत्ती की तरह से चमकने लगी। वह बोली, डरो नहीं वासिलिसा,
तुम मुझे अपने पास ही रखो और बेधड़क होकर तुम बाबा यागा के पास जाओ। बाबा यागा तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वासिलिसा ने गुड़िया को अपनी जेब में रखा और अंधेरे जंगल की तरफ चल दी। वहां उसके चारों तरफ के पेड़ ऊंचे ऊंचे खड़े हो गए। अब आसमान में न तो चांद और न ही तारे दिखाई दे रहे थे। अचानक पता नहीं कहां से एक घुड़सवार वहां से गुजरा। उस घुड़सवार का मुंह बिल्कुल सफेद था, उसका शाल भी सफेद था, उसका घोड़ा भी सफेद था और उसकी लगाम भी सफेद थी, जो अंधेरे जंगल में उजली उजली चमक रही थी। जैसे ही वह वहां से गुजरा तो सुबह की रोशनी पेड़ों से छन छन कर आने लगी और वासिलिसा उस रोशनी में चलती चली गई। तभी एक दूसरा घुड़सवार अपना घोड़ा दौड़ाता आया। उसका चेहरा लाल था, उसका शाल भी लाल था, उसका घोड़ा भी लाल था और उसके घोड़े की लाल लगाम उस सुबह की रोशनी में लाली फैला रही थी। जैसे ही वह लाल चेहरे वाला घुड़सवार वहां से गुजरा तो लाल लाल सूरज निकल आया और उसकी गरम गरम किरणें वासिलिसा के चेहरे को छूने लगी। वे किरणें उसके बालों पर पड़ी ओस की बूंदों को सुखाने लगी। वासिलिसा बिना आराम किए जंगल में सारा दिन चलती रही। शाम तक चलते चलते वह जंगल में एक खुली जगह में आ गई। उस खुली जगह के बीच में मुर्गी के पंजों पर लकड़ी की एक झोपड़ी खड़ी थी। उस झोपड़ी के चारों तरफ एक चहारदीवारी लगी हुई थी, जिस पर आदमियों की खोपड़ियां सजी हुई थी। उस चहारदीवारी में एक दरवाजा था, जिसके डंडे एक मरे हुए आदमी की टांगों के थे। उस दरवाजे के कुंडे मरे हुए आदमी की बाहों के थे और उस दरवाजे के ताले मरे हुए आदमी के दांतों के थे। इस सब को देखकर वासिलिसा तो वहां डर के मारे बिल्कुल ही बिना हिले डुले जमीन से चिपकी खड़ी रह गई। तभी एक तीसरा घुड़सवार वहां अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ आया। उसका चेहरा काला था, उसका शाल भी काला था, उसका घोड़ा भी काला था और उसके घोड़े की लगाम भी काली ही थी। जैसे ही वह वहां आया तो वह अपने घोड़े से उतरा और उन खोपड़ियों की अंधेरी आंखें जो उस झोपड़ी की चहारदीवारी पर लगी थी आग की तरह चमकने लगी। इससे वहां खुली जगह में दिन की तरह रोशनी हो गई। ये देखकर वासिलिसा कांपने लगी। इनको देखकर तो वह इतनी डर गई कि हिल भी नहीं पा रही थी। पर इससे ज्यादा बुरा हाल तो उसका अभी होने वाला था। जल्दी ही उसने महसूस किया कि हवा कांप रही थी और उसके पैरों के नीचे जमीन हिल रही थी। बाबा यागा जंगल में अपनी ओखली में बैठी उसको अपने मूसल से उड़ाती और झाड़ू से अपने पीछे के निशान मिटाती उड़ती चली आ रही थी। झोपड़ी के दरवाजे पर आकर वह रुकी और वहां उसने अपनी नुकीली नाक उस लड़की की तरफ करके हवा में कुछ सूंघा और बोली, फू फी फो फूम, मुझे एक रूसी के खून की खुशबू आ रही है। तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं वासिलिसा हूं। मेरी बहनों ने मुझे यहां रोशनी लाने के लिए भेजा है। वह जादूगरनी चिल्लाई। आहा वासिलिसा, मैं तुम्हारी सौतेली माँ को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तो तुमको रोशनी चाहिए, इसके लिए तुमको यहाँ ठहर कर मेरे लिए पहले कुछ काम करना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे। फिर वह अपने दरवाजे की तरफ मुड़ी और बोली, ओ मेरे मजबूत कुंडे खुल जा, खुल जा, मेरे चौड़े दरवाजे खुल जा। दरवाजा तुरंत ही खुल गया। दरवाजा खुलते ही बाबा यागा अपनी ओखली में बैठी अंदर चली गई। वासिलिसा उसके पीछे पीछे थी। जैसे ही दोनों उस दरवाजे के अंदर घुसी तो वह दरवाजा अपने आप फिर से वैसे ही कसकर बंद हो गया। अंदर पहुंचते ही उस जादूगरनी का बागीचा था, जिसमें एक बिर्च का पेड़ खड़ा हुआ था। वह बिर्च का पेड़ वासिलिसा की आंखें निकालने के लिए नीचे की तरफ झुका तो जादूगरनी चिल्लाई, उसको छोड़ दे, मैं बाबा यागा उसको यहां लेकर आई हूं। पेड़ ने उसको छोड़ दिया। वे आगे चले तो झोपड़ी के दरवाजे पर एक बहुत ही भयानक कुत्ता लेटा हुआ था। वह उस लड़की को देखकर उसको काटने दौड़ा। जादूगरनी वहां भी चिल्लाई, ओ कुत्ते, उसको छोड़ दे, मैं बाबा यागा उसको यहां लेकर आई हूं। यह सुनकर कुत्ते ने भी उसको छोड़ दिया। दोनों घर में अंदर घुसी तो अंदर एक काली बिल्ली वासिलिसा को खरोंचने के लिए दौड़ी। जादूगरनी उससे भी चिल्लाकर बोली, छोड़ दे उसको, ओ बिल्ली, मैं बाबा यागा उसको यहां लेकर आई हूं। फिर वह वासिलिसा से बोली, तुम देख रही हो ना वासिलिसा, तुम मुझसे ऐसे ही नहीं बच सकती। मेरी बिल्ली तुमको खरोंच लेगी, मेरा कुत्ता तुमको काट लेगा, मेरा बिर्च का पेड़ तुम्हारी आंखें निकाल लेगा और मेरा दरवाजा तो तुमको अंदर ही नहीं आने देगा। अंदर जाकर बाबा यागा पत्थर के बने एक चूल्हे पर जाकर लेट गई और अपने रसोई घर से चिल्लाकर बोली, आओ लड़की, मेरा खाना ले आ। तभी एक काली आंखों वाली नौकरानी वहां खाना लेकर आई। उसका वह खाना
10 लोगों के खाने के बराबर था। 1 बाल्टी भरकर गाय का मांस था, 10 लौटे भरकर दूध था, 1 भुना हुआ सुअर था, 20 मुर्गे थे और 40 बतखें थी, 2 बैल के मांस की पाई थी और चीज थी, साइडर और घर की बनी शराब थी, 1 बैरल बियर थी और 1 बाल्टी क्वास थी। बाबा यागा ने वह सब खाना बड़े लालची ढंग से खाया और वासिलिसा के खाने के लिए तो केवल हड्डियां ही बची। खाना खाकर जादूगरनी सोने चल दी। चलते चलते वह वासिलिसा से बोली, देखो, यह अनाज का थैला ले जाओ और इसमें से अनाज के दाने बीन लो। इसके भूसे में अनाज का कोई दाना नहीं रहना चाहिए। जब तक मैं सोकर उठती हूँ तब तक तुम इस काम को खत्म कर लो, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगी। कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खर्राटे मारने लगी। उसके खर्राटों की आवाज से आसपास की सब लकड़ियां भी हिलने लगी। बेचारी वासिलिसा ने जबल रोटी का एक टुकड़ा उठाकर गुड़िया के सामने रखा और उसकी सलाह मांगी। गुड़िया ने चुपचाप वह डबल रोटी का टुकड़ा खाया और बोली, तुम डरो मत, तुम अपनी प्रार्थना कहो और सोने जाओ। सुबह शाम से ज्यादा अक्लमंद होती है। वासिलिसा यह सुनकर सोने चली गई। जैसे ही वह लड़की सो गई, उस छोटी गुड़िया ने अपनी साफ आवाज में पुकारा, कबूतरों, चिड़ियों, चैटफिंच काइट, आज की रात तुम्हारे लिए बहुत काम है। ओह मेरी पंखों वाली दोस्तों, तुम्हारी काम पर सुंदर वासिलिसा की जिंदगी निर्भर है। गुड़िया की पुकार सुनकर बहुत सारी चिड़ियां झुंड में उड़ती हुई वहां आ गईं। इतनी सारी चिड़ियां कि उन्हें आंखें भी नहीं देख सकती थी और उन्हें जबान भी नहीं गिन सकती थी। उन सब ने उस भूसे में से अनाज के सारे दाने बीन दिए। फिर उन्होंने उन दानों को थैले में भर दिया और भूसे को डिब्बे में डाल दिया। इस तरह उन्होंने रात खत्म होने से पहले पहले सारा काम खत्म कर दिया। जैसे ही वे चिड़िया अपना काम खत्म करके चुकी तो एक बार फिर से वह सफेद घोड़े वाला घुड़सवार आकर गुजर गया और एक नई सुबह हो गई। जब बाबा यागा सुबह सोकर उठी तो उसको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका सारा काम खत्म हो चुका था। बाबा यागा फिर बोली, देखो, मैं बाहर जा रही हूँ। तुम वह सफेद लोबिया और पोस्त के बीजों का थैला उठा लो और उनको अलग अलग कर लो। अगर यह काम मेरे लौटने तक नहीं हुआ तो मैं तुमको अपने शाम के खाने में भून कर खा जाऊंगी। यह कहकर उसने दरवाजा खोला और जोर से सीटी बजाई। उसकी ओखली और मूसल तुरंत ही वहां आ गए। वह अपनी ओखली के अंदर बैठी और पल भर में ही अपने घर के कंपाउंड में से बाहर निकलकर पेड़ों के ऊपर उड़ने लगी। उसके जाने के बाद वह लाल रंग वाला घुड़सवार वहां आया और लाल रंग का सूरज आसमान में निकल आया। वासिलिसा ने फिर डबल रोटी का एक टुकड़ा उठाकर गुड़िया को खिलाया और उससे सहायता मांगी। जल्दी ही गुड़िया ने अपनी साफ आवाज में कहा, मेरे पास आओ, ओ घर और मैदान के चूहो, ये बीज चुन दो वरना यह बेचारी मर जाएगी। यह सुनते ही बहुत सारे चूहे दौड़ते हुए वहां आ गए। इतने सारे कि उन सबको न तो आंखें देख सकती थी और न जबान बता सकती थी। उन्होंने दिन खत्म होने से पहले पहले ही अपना सारा काम खत्म कर दिया। जब वे अपना काम खत्म कर रहे थे तभी काले रंग का एक घुड़सवार वहां से गुजरा और रात होने लगी। चहार दीवारी पर लगी हुई खोपड़ियों की आंखें आग की तरह से जगमगाने लगी। पेड़ सनसनाकर हिलने लगे और उनकी पत्तियां हिलने लगी। बाबा यागा वापस आ रही थी। उसने पूछा, क्या तुमने वह सब कर लिया जो मैं तुमसे कहकर गई थी? जी दादी माँ, सब कर लिया। उसका सारा काम खत्म देखकर बाबा यागा तो बहुत गुस्सा हो गई, क्योंकि इसकी तो उसको बिल्कुल भी आशा नहीं थी, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसका सारा काम तो खत्म हो गया था। वह बोली, ठीक है, तुम जाकर सो जाओ, अब मैं खाना खाऊंगी। वासिलिसा अंगीठी के पीछे फटे कपड़ों पर लेट गई। वह वहां लेटी लेटी बाबा यागा और काली आंखों वाली नौकरानी की बातें सुनती रही। बाबा यागा उससे कह रही थी, अंगीठी जलाओ और उसको खूब गर्म करके खूब लाल कर लो। जब मैं सोकर उठूंगी तो उस लड़की को अपनी अंगीठी में भूनूंगी। उसके बाद वह अंगीठी पर जाकर लेट गई। उसने अपनी ठोड़ी एक अलमारी पर रख ली, अपनी नाक एक बेंच पर रख दी और अपने आप को अपने पैर से ढक लिया। उसने इतनी जोर से खराटे मारने शुरू कर दिए कि सारा जंगल हिलने लगा। वासिलिसा यह सब सुनकर रोने लगी। उसने अपनी छोटी गुड़िया अपनी जेब से निकाली और उसके सामने डबल रोटी का एक टुकड़ा रखकर बोली, छोटी गुड़िया, सुन मेरी प्यारी, मैं अपनी सारी मुश्किलें तुझे सुनाती हूँ। गुड़िया ने उसको बताया कि उसको क्या करना है। वासिलिसा रसोई घर में गई और उस काली आंखों वाली नौकरानी के सामने सिर झुकाया और बोली, मेहरबानी करके मेरी सहायता करो।
जब तुम अंगीठी जलाओ तो लकड़ी पर थोड़ा सा पानी डाल देना ताकि वे कम कम जलें। इस काम के लिए तुम मेरा यह सिर का स्कार्फ रख लो। नौकरानी बोली, ठीक है वासिलिसा, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। आज से पहले मुझे किसी ने कभी कोई भेंट नहीं दी है। मैं जाकर उस जादूगरनी के पैर सहलाती हूँ ताकि वह और देर तक सोए। इतनी देर में तुम यहां से जितनी जल्दी हो सके भाग जाना। वासिलिसा ने पूछा, पर क्या वे तीनों घुड़सवार मुझे पकड़कर यहां वापस नहीं ले आएंगे? नौकरानी बोली, ओ नहीं, देखो ना, वह जो सफेद रंग का घुड़सवार है वह सुबह है, वह जो लाल रंग का घुड़सवार है वह उगता हुआ सूरज है, और वह जो काले रंग का घुड़सवार है वह रात है। वे तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस बात से संतुष्ट होकर वासिलिसा झोंपड़ी से भाग ली, पर वह बड़ी काली बिल्ली उसके ऊपर तुरंत ही कूदी। वह उसके चेहरे को खरोंच देती कि तभी उसने उस बिल्ली की तरफ एक पाई फेंक दी। बिल्ली पाई खाने में लग गई और वासिलिसा सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे उतरी तो बाबा यागा का कुत्ता बाहर निकला। वह उसे खा जाता अगर वह उसको हड्डी न फेंक देती तो। अब वह घर से बाहर जाने वाले रास्ते पर भाग रही थी कि बिर्च के पेड़ ने अपनी शाखाओं से उसके चेहरे को मारने की कोशिश की, पर तुरंत ही उसने उनको अपने बालों की एक रिबन से बांध दिया और पेड़ ने उसको बाहर जाने दिया। घर के बाहर जाने वाला दरवाजा बार बार खुलता और बंद हो रहा था तो उसने उसके कब्जों में सुबह की थोड़ी सी ओस लगा दी। दरवाजा खुल गया और वह उसके बाहर निकल गई। फिर उसको अपनी बहनों के लिए रोशनी की याद आई तो उसने चहारदीवारी पर से एक खोपड़ी उठाई, उसको एक डंडे पर लगाया और अपने घर की तरफ भाग ली। उस खोपड़ी की आंखों से निकलती हुई चमकती हुई रोशनी उसको उसके घर का रास्ता दिखा रही थी। इस बीच बाबा यागा जाग गए। उसने देखा कि लड़की तो भाग गई। वह अपनी काली आंखों वाली नौकरानी पर चिल्लाई, तुमने उसको जाने ही क्यों दिया? नौकरानी बोली, क्योंकि उसने मुझे अपना स्कार्फ दिया। मैंने तुम्हारी इतने दिनों सेवा की है, पर तुमने मुझे सिवाय बुरा भला कहने के और कुछ नहीं दिया। फिर वह अपनी बड़ी काली बिल्ली की तरफ घूमी और उस पर चिल्लाई, तुमने उसको क्यों जाने दिया? बिल्ली बोली, उसने मुझे पाई दी। मैं तुम्हारी इतने साल सेवा करती रही, पर तुमने तो मुझे कभी डबल रोटी के ऊपर का टुकड़ा तक नहीं दिया। तब वह जादूगरनी गुस्से में भरकर घर के बाहर भागी और अपने कुत्ते से बोली, और तुम बताओ कि तुमने उसको क्यों जाने दिया? क्योंकि उसने मुझे हड्डी दी। मैंने तुम्हारी इतने साल सेवा की, पर तुमने तो मुझे खाने के लिए हड्डी का कभी कोई छोटा सा टुकड़ा भी नहीं दिया। यह सुनकर जादूगरनी और बाहर की तरफ भागी और बिर्च के पेड़ से बोली, ओ बिर्च के पेड़, क्या तुमने अपनी शाखाएं उसके चेहरे पर नहीं मारी? बिर्च का पेड़ बोला, नहीं, मैंने उसको जाने दिया क्योंकि उसने अपने बालों में से रिबन निकालकर उससे मेरी शाखाएं बांध दी थी। मैं यहाँ 10 साल से खड़ा हूं, पर तुमने तो मेरी शाखाओं में कभी एक धागा भी नहीं बांधा। अब तो बाबा यागा का गुस्सा बहुत ऊपर चढ़ गया। वह भागी भागी दरवाजे पर गई और उस पर चिल्लाकर बोली, दरवाजे, दरवाजे, क्या तुमने उसको नहीं रोका? दरवाजा बोला, नहीं, मैंने उसको नहीं रोका। मैंने उसको जाने दिया क्योंकि उसने मेरे कब्जों में ओस लगाई थी। मैंने तुम्हारी इतने साल सेवा की है, पर तुमने तो उन पर कभी पानी भी नहीं छिड़का। बाबा यागा गुस्से में भरकर उड़ चली। उसने अपने कुत्ते और बिल्ली को पीटा, नौकरानी को कोड़े मारे, बिर्च के पेड़ को काटा और दरवाजे को तोड़ा। पर यह सब करते करते वह इतना थक गई कि वह उस लड़की के बारे में बिल्कुल ही भूल गई। इस बीच वासिलिसा उस खोपड़ी की रोशनी में अपने घर भाग गई। अगले दिन सुबह सवेरे वह अपने घर पहुंची तो वहां जाकर उसने देखा कि वहां तो तभी भी कोई रोशनी नहीं थी। उसकी सौतेली माँ और बहनें उसको दरवाजे पर ही मिल गई। वे तीनों उसके ऊपर एक साथ चिल्लाई, अरे तू तो किसी काम की नहीं, कहाँ रह गई थी तू? और वह खोपड़ी उसके हाथ से छीनते हुए वे उसको घर के अंदर ले गईं। उसको घर के अंदर ले जाते ही एक अजीब सी घटना घटी। उस खोपड़ी की चमकती हुई आंखें वासिलिसा की सौतेली माँ और बहनों के ऊपर जम गई और उनकी रोशनी उनके अंदर घुसती चली गई। उन्होंने अपने आप को बचाने की कितनी कोशिश की, पर वे आंखें उनका पीछा करती ही रही। इससे वे तीनों जलती रही, काली होती रही, जब तक कि वे पूरी की पूरी जल नहीं गई। केवल वासिलिसा ही बची रही। अगली सुबह वासिलिसा ने वह खोपड़ी ली और उसको बागीचे में गाड़ दिया। कुछ समय बाद वहां गहरे लाल रंग के गुलाब का एक पेड़ उगाया। उसी दिन वासिलिसा का पिता बाजार से घर वापस लौटा और वासिलिसा से सारी कहानी सुनी तो वह अपनी उस बुरी पत्नी
और उसकी दोनों बिगड़ी हुई बेटियों से छुटकारा पाकर बहुत खुश हुआ। उस दिन के बाद वासिलिसा और उसके पिता दोनों शांति से रहने लगे। वासिलिसा उस गुड़िया को अभी भी अपनी जेब में रखती, क्या पता उसको कब उसकी जरूरत पड़ जाए। निर्मला आंटी अपने संदूक में कपड़ों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अचार, मुरब्बे, गरम मसाले, काली मिर्च पाउडर, पता नहीं और क्या क्या सब कुछ तैयार करके अपने संदूक में भर रही थी और अमेरिका जाने की तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी। अमेरिका के न्यूजर्सी में ही रहने वाले अपने इकलौते बेटे आर्यन के पास निर्मला आंटी पहले भी कई बार जा चुकी थी, पर उस समय उनके पति भी उनके साथ होते थे। अब की बार तो उन्हें अकेले जाना पड़ रहा था। 1 साल पहले अचानक ही हार्ट अटैक से निर्मला आंटी के पति राजीव गुजर गए। उस समय बेटा आर्यन अपनी पत्नी के साथ आया और सारे कार्यों को निपटा कर चला गया। दोबारा बरसी पर आया तो अपनी मम्मी के लिए ग्रीन कार्ड बनाकर लाया। बुजुर्ग माँ बाप को आजकल के बच्चे अधिक पूछते ही नहीं है। ऐसे समय में मेरा बेटा मुझ में पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, हाथों हाथ ग्रीन कार्ड बनवाकर साथ ले जाने को भी तैयार है। उन्हें यह सुनकर अपने ऊपर निर्मला आंटी को गर्व हुआ, परंतु फिर भी उन्हें एक अजीब तरह का डर और घबराहट भी उन्हें महसूस हो रही थी। अब तक वे जितने भी बार भी अमेरिका गई थी तो सिर्फ 1 महीने ही रही थी। साधारणतया जिनके बच्चे अमेरिका में होते हैं उनके माँ बाप अपने बेटों के घर जाने वाले ज्यादातर लोग वीसा लेकर 6 महीने पूरे वहां पर रहकर वीसा का पूरा आनंद लेकर ही भारत वापस लौटते हैं। जब निर्मला आंटी का पोता पैदा हुआ था उसी समय निर्मला आंटी 3 महीने उनके घर रुक कर आई थी। अभी सोचती हैं तो भी उन्हें आश्चर्य होता है कि वे कैसे 3 महीने वहां रहकर आई थी। उन्हें उस समय वह 3 महीने भी उनको 3 युगों जैसे लगा था। यहाँ भारत से जाने वाले बुजुर्गों को अमेरिका का वास ऐसा लगता है जैसे सोने के पिंजरे में कैद हुए हो, परंतु निर्मला आंटी की अभी जो परिस्थिति थी वह अलग थी। दिल्ली में रहने वाले उनके पति जब तक रहे दोनों लोग साथ ही टीवी देखते, रिश्तेदारों के घर आते जाते, मंदिर, पिक्चर दोनों साथ साथ जाते, एक दूसरे के साथी बनकर दोनों रह रहे थे। पति के जाने के बाद अकेलापन उन्हें बहुत ही परेशान करने लगा। जो रिश्तेदार और जान पहचान वाले थे वे भी इनसे थोड़ी दूरी बना ली थी। उन्हें लगा कहीं यह उनसे ना चिपक जाए। निर्मला आंटी के बेटे ने भी कह दिया, मम्मी आपकी तबीयत यदि खराब हो तो मैं तुरंत आकर बार बार आपको संभालना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए आपका ही हमारे साथ आकर रहना ठीक रहेगा। उसके लिए जो कुछ करना था उसकी तैयारी भी उसने कर दिया। निर्मला आंटी अपने बेटे से कुछ कह भी नहीं पाई, इसीलिए वे अमेरिका के लिए रवाना हो गईं। अमेरिका पहुंचने के बाद उनकी थकावट दूर होने में ही उन्हें 2-3 हफ्ते लग गए। थोड़ा थोड़ा कर उन्होंने अमेरिका के जीवन में जीने के लिए प्रयत्न करने लगी। उनके घर में उनके बेटे आर्यन और बहू, पोता पोती सभी लोग सुबह सुबह निकल जाते, फिर वापस रात को 7-8 बजे के बाद ही आते। निर्मला आंटी को अकेले ही सारे दिन घर में कैद रहना पड़ता। अड़ोस पड़ोस में जैसे दिल्ली में खड़े होकर बात कर लेते थे, ऐसा तो यहाँ नहीं हो सकता था। न्यूजर्सी में आप पूरे ही साल वॉकिंग पर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर बहुत ठंड रहती है। यदि और दिन भी वॉकिंग पर जाओ तो कार ही आते जाते दिखाई देंगे, एक भी मनुष्य नहीं तो कौवा पक्षी भी नहीं दिखाई देंगे। एकदम सुनसान सड़क ही होगी। एक इतवार को तो उन लोगों का घर के सामान खरीदने में ही खर्च हो जाता और बच्चों को विभिन्न क्लासेस में छोड़ना लेकर आना, इन्हीं में वे लगे रहते थे। कभी कभी इंडिया के दोस्तों के यहाँ पर गेट टुगेदर होता तो उस समय वे निर्मला आंटी भी साथ में जाती थी। उसी समय साड़ी पहनने का एकमात्र मौका भी मिलता था। ऐसे ही एक गेट टुगेदर के समय ही उन्होंने रमाकांत अंकल से उनकी मुलाकात हुई। वह भी उनके जैसे ही पत्नी के गुजरने के बाद अकेले हो गए थे और बेटे उनको यहाँ ग्रीन कार्ड लेकर उन्हें साथ लेकर आए थे। रमाकांत अंकल ने निर्मला आंटी से पूछा, आपका दिन यहाँ कैसे कटता है? उनके जवाब के इंतजार किए बिना ही वे स्वयं बोलने लगे। सुबह उठते ही एक हाथ में पेपर और एक हाथ में कॉफी अपने देश भारत में होता था। यहाँ तो पेपर देखने कोई नहीं मिलता। उसको पूरा चाट चाट कर पढ़ने के बाद दोपहर को उसके बारे में आपस में डिस्कस करने में बड़ा मजा आता। यहाँ ऑनलाइन पढ़ लो, पापा बेटा कहता है। ऐसा कैसा हो सकता है? सुबह उठकर घूमने जाते थे, बाहर कहीं नाश्ता भी कर लेते थे, दोपहर तक घर लौटते, आधा दिन तक आराम से कट जाता।
फिर शाम को बगीचे में बैठकर गपशप हाँकते थे। रात को समाचार और धारावाहिक ऐसे ही दिन गुजर जाता था। यहाँ तो मेरे उठने के पहले की बहू ऑफिस चली जाती, नाश्ता तो कुछ होता ही नहीं, ओट्स खा लो या ब्रेड। दोपहर को फ्रिज को टटोलो, जो मिले उनको गर्म कर करके खा लो। दिल्ली में तो उनको पत्नी के जाने के बाद भी इतनी परेशानी नहीं हुई, इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ जितना यहाँ पर आकर। ऐसे ही वक्त तो रमाकांत अंकल और निर्मला आंटी दोनों जब जब गेट टुगेदर में मिलते थे, उनकी यही बातें होती। शुरू में तो निर्मला आंटी को थोड़ा संकोच हुआ अंकल से बात करते समय, फिर तो वे भी उनसे खुलकर बात करने लगी। उन दोनों ने आपस में फोन नंबर का भी आदान प्रदान हो गया। एक दिन रमाकांत जी बोले, हम क्यों इस तरह कहते हुए यहाँ रहे? हमें नहीं चाहिए ग्रीन कार्ड, हमें अमेरिका भी नहीं चाहिए, कहकर हम क्यों न भारत लौट जाए? उन्होंने निर्मला आंटी से पूछा। निर्मला आंटी एकदम से परेशान हो गई, उनके हाथ पैर कांपने लगे। आप क्या कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? हमारे बच्चों ने कितने मुश्किल से हमारे लिए ग्रीन कार्ड लिया है, अभी हम उसे वापस कर देंगे। बोले तो हमारे बच्चे इसके लिए मानेंगे क्या? निर्मला आंटी बोली, हमारे बच्चों को यही फिक्र है कि हम भारत में अकेले कैसे रहेंगे। अब हम एक दूसरे के सहायक बनकर हम 2 जने रहेंगे ना। बिना किसी संकोच के रमाकांत जी बोले। रमाकांत जी यही नहीं रुके, घर जाकर अपने बेटे बहू को भी उन्होंने बता दिया, तो उनके घर सुनामी, भयंकर भूचाल, सब कुछ एक साथ आ गया। तुम्हारे पिताजी ने पहले से ही ऐसा सोचकर उस दिल्ली वाले मकान को हमें बेचने नहीं दिया था, उसकी चाबी भी स्वयं ही रखते हैं। देख लिया कैसे हैं? उनकी बहू शुरू हो गई, उसको भी मौका मिल गया। अब क्या, इस सुनहरी अवसर को कैसे खोती? रमाकांत अंकल के कहते ही इस बारे में निर्मला आंटी भी सोचने लगी। जब पोते पोती छोटे थे तो दादी दादा से चिपकते थे, अपनी पसंद की खाने पीने की चीजों को उनसे बनवाकर खाते पीते थे। अब तो वे क्या खाते हैं, क्या खाएंगे? निर्मला आंटी के तो कुछ भी समझ में नहीं आता। बेटी बहू भी इसमें मिर्ची है, इसमें तो बहुत ज्यादा ऑयल, और इसमें शुगर है, इससे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ऐसा कहकर वे लोग आंटी के बनाए हुए खानों को ना खाकर अपने लिए स्वयं ही कुछ बना लेते हैं। वे स्वयं ही अपना खाना आंटी बना लेती थी। बेटे के घर में किसी को भी बोलने की फुर्सत नहीं है। अब तो निर्मला आंटी को लगा रमाकांत जी सही कह रहे हैं, उनका डिसीजन उन्हें भी सही लगा। उन्होंने साहस को बटोरकर रमाकांत जी ने जो कुछ बोला वह अपने घर वालों को बताया, तो उनके घर भी बहुत बड़ा भूकंप आया। दिल्ली में आपके फ्लैट को भी बेच दिया। अब वापस कहाँ रहने उद्देश्य है? बड़ी फिक्र के साथ बेटी ने पूछा। निर्मला आंटी को थोड़ा संकोच हुआ। वह रमाकांत जी के भी दिल्ली में अपना मकान है, हम दोनों एक दूसरे के सहायक बनकर वहां रह जाएंगे। उनके बोलते ही उनके बेटे बहू आश्चर्यचकित होकर स्तंभित रह गए। अभी तो ठीक है, अगले 10 साल बाद जब तुमसे अकेले नहीं रहा जाएगा? सचमुच के फिक्र से बेटे ने पूछा। इसके बारे में भी हम लोगों ने सोच लिया बेटा, जब ऐसा समय आएगा तो हम वैसे ही बंदोबस्त कर लेंगे, बड़े विश्वास के साथ निर्मल आंटी ने जवाब दिया। उनकी बहू चित्कारती हुई बोली, इस उम्र में तुम्हारी माँ कोई अक्ल का काम थोड़ी ना कर रही है। मुंह बनाकर उनकी बहू बोली। इन सब बातों को सुनकर निर्मला आंटी बिल्कुल परेशान नहीं हुई। क्यों? तुम्हारे अमेरिका में छोटी उम्र की लड़के लड़कियां लिविंग टुगेदर जैसे रहते हैं, तुमने वैसा ही हमें समझ लिया क्या? हम इस बड़ी उम्र में एक दूसरे के सहायक बनकर जीने वाले हैं। वह तुम्हें क्यों गलत लग रहा है? हमें हमारी इच्छा से जैसे है वैसे जीवित रहने दो। ऐसा कहकर उन्होंने उनके मुंह को बंद कर दिया। हमारे मुंह को तो आपने बंद कर दिया, दुनिया के मुंह को कैसे बंद करोगे? ऐसे बहू के पूछे प्रश्न को जवाब देना निर्मला आंटी ने जरूरी नहीं समझा। उन्होंने अपना सूटकेस निकालकर अपना सामान जमाना शुरू कर दिया। वहां बाहर उनका ग्रीन कार्ड एक कोने में पड़ा हुआ था। जहाज छूटने में कुछ देर थी। जेटी के कगार पर बैठे हुए पक्षी अजनबियों की तरह इधर उधर देख रहे थे, जैसे वे उड़ने के लिए कतई तैयार ना हो। खौलते पानी के बुलबुलों की तरह उनमें से एक दो धीरे से कुदकते थे और फिर वहां समा जाते थे। कहीं कोई हड़बड़ी नहीं थी। पास कंट्रोल का गेट अभी खुला हुआ था। ट्रेन जहाज में लद चुकी थी। बेड़ियों की तरह पड़ी जंजीरें उसे जकड़े हुए थी। पास कंट्रोल के इर्द गिर्द कुछ लोग रिक्त से खड़े थे। दोपहर हो चुकी थी, पर सब कुछ बुझा बुझा सा था। सूरज पर बादल नहीं थे, ऊपर तक छाया हुआ कोहरा था।
सूरज जिलेटिन के गोल टुकड़े की तरह सिर्फ दिखाई दे रहा था, ठंडा ठंडा। डोबर की सीधी सपाट चट्टानें चुपचाप खड़ी थी, नम खरिया का लेप सा लगाए। चट्टानों पर उगी पतली घास समुद्री हवा से धीरे धीरे कांप रही थी। कारों की आखिरी कतार भी अपना चक्कर काटकर अप्ररेक गैराज में समा चुकी थी। अप्ररेक गैराज में कोई खिड़की नहीं थी, वहां रुकना मुश्किल था। कोई रुक भी जाए तो 3.5 घंटे क्या करे। आखिर हम दोनों कार से उतर आए। अब उधर जाकर किसी खिड़की के पास बैठे बैठे समुद्र देखते रहने के सिवा कोई चारा नहीं था। लंदन से डोवर तक हम इतनी बातें कर चुके थे कि अब कोई खास बात करने को नहीं रह गई थी। उसे जाम्बिया में छूटी प्रेमिका की याद भी सता रही थी। नीग्रो प्रेमिका के बारे में जब भी वह बात शुरू करता तो काफी बनावटी लगता था, पर 7-8 वाक्यों के बाद जब वह खामोश हो जाता तो लगता था उसकी बातों में ढोंग नहीं है। गैराज से हम अभी ऊपर पहुंचे ही थे कि लगा जहाज पानी पर धीरे से खिसक कर फिसलने लगा है। दूसरे ही क्षण लगा कि जेटी पर बैठे पक्षियों की कतार पीछे खिसक रही है। हम खड़े हैं और वह ठिगनी फैली इमारत, जेटी और डोवर बंदरगाह की चट्टानों वाली विराट दीवार पीछे खिसकती जा रही है। हमें भूख लगाई थी। रेस्तरां में आने से पहले पैसे बदल लेना जरूरी था। असल में मार्था मुझे वहीं मिली थी, बैंक काउंटर के पास क्यू में खड़ी। उसे भी पैसे बदलने थे। अगर उसके साथ वे 3 खासे डरावने कुत्ते ना होते तो शायद हमारी बात भी शुरू नहीं होती। एक हाथ में दस्ताना पहने वह तीनों की जंजीर पकड़े हुए थी, बहुत कसकर नहीं। मैं क्यू में खड़ा हुआ तो कुछ फासला छोड़कर। वह मेरी दिक्कत समझ गई थी। टूटी फूटी अंग्रेजी में उसने कहा था, डरो मत, पास आ जाओ, ये बड़ी मासूम है। मैं कुछ पास चला गया था। क्यू में इंतजार करते करते वह बोली, अपने देश जा रहे हो? नहीं, अभी तो बेल्जियम, फिर आगे। मैंने कहा था, बेल्जियम में रुकोगे? उसने पूछा तो मुझे लगा वक्त काटने की यह मामूली बातें हैं। उसके ओठ यदि बेहद सुंदर ना होते तो शायद मैं फालतू बातों के इस झमेले में न पड़ता। हाँ, रुकूंगा, मैंने कहा। चैट्रिस लुमुम्बा के हथियारों के देश में तुम रुकोगे? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है? पेट की खातिर? वह खूबसूरत ओठों से अभी तक देख रही थी। इस बार मैंने उसकी आंखें देखी, वे भी बहुत सुंदर थी। वह समझ गई थी कि मैं कोई भटकता हुआ एशियावासी हो जो रोजी रोटी के लिए अपने विचारों को रूमाल में बांधकर भटक रहा है। नहीं, मैं शायद उन लोगों को बता सकूं कि क्रांतियां अभी भी होती है। मैं कह ही रहा था कि उसने बात बीच में ही काट दी। लेकिन तुम वियतनामी नहीं हो। नहीं हो ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बांग्लादेश का हो सकता हूं। हमारी इस दिलचस्प बात का सिलसिला जारी रहता, पर एक्सचेंज काउंटर का बाबू ताक जैसी खिड़की पर थाप देकर मार्था को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वह सचेत होकर धीरे से मुस्कुराई और अपने पैसे बदलने लगी। उसके कुत्ते अब अशांत हो रहे थे। वे इस बुरी तरह उसे खींच रहे थे कि डिवाइडर की छड़ भी उसके हाथ से छूटी जा रही थी। संभलते हुए उसने कहा, मेरा पैसा तुम ले लो, मैं अभी आई। अपने पैसे बदलवा कर मैं प्रतीक्षा करता रहा। वह कुत्तों को लिए हुए पतली गैलरी से न जाने कहां गायब हो गई। मैं सिगरेट सुलगाकर कुछ देर इंतजार करता रहा। उसका कहीं पता नहीं था। पास के काउंटर से औरतें सस्ते इत्र और आदमी सिगरेटें खरीद रहे थे। मैं पतली गैलरी से होता हुआ रेस्तरां का चक्कर काटकर वहीं वापस आ गया। वह अब भी नहीं आई थी। अजीब सी उलझन और भूख में फंसा हुआ मैं करेंसी गिनता रहा और हिसाब लगाता रहा कि 10 पाउंड के कितने फ्रैंक मुझे मिले हैं। इतने में वह आ गई। हंसते हुए उसने माफी मांगी और बोली, मेरे पति संदेक पर चले गए थे। कुत्तों को उनके पास छोड़कर उतरी तो रास्ता भूल गई। आओ बियर पिए। फिर उसी पतली गैलरी से गुजरते हुए हमने औपचारिक परिचय की रस्म पूरी कर ली थी। मार्था को मालूम हो गया था कि मैं भारतीय हूं और मुझे कि परिचय को मधुर बनाने के लिए लकीरी बात मैंने कही, ग्रीक बहुत अच्छे होते हैं, तुम्हारी संस्कृति और सभ्यता। बकवास मत करो, उसने एकदम कहा तो मैं अचकचा गया था। ईश्वर के लिए बकवास मत करो। किसी के लिए यह क्यों जरूरी हो कि वह इन फिक्रों से बोलता रहे? तुम जैसे लोगों के लिए तो यह कतई जरूरी नहीं होना चाहिए। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं तुम जैसे लोगों में हो? मैंने पूछा। जुपिलर पियोगे या? वह बियर के बारे में पूछ रही थी। मुझे नहीं मालूम कौन सी पीनी चाहिए। तब जुपिलर ही पियो। उसके बाद सोल खाएंगे? सोल?
मछली, तली हुई। तुम पसंद करोगे? हम बियर के गिलास लेकर हिलती मेजों के पास आकर बैठ गए। खिड़की से समुद्र झांक रहा था। मार्था के ओठ अब भीग कर और खूबसूरत हो गए थे। उसने बियर का गिलास खांचे में फंसाकर रख दिया। फिर उसने मुझे गौर से देखा। वह शायद कुछ बात शुरू करना चाहती थी। मुझे माइकेल का ध्यान आ रहा था, जो इतनी देर से अकेला छूट गया था। शायद वह वहीं खिड़की के पास बैठा अपनी नीग्रो प्रेमिका के ख्यालों में डूबा होगा, या समुद्र को देखता देखता सो गया होगा। तीसरी बात होती तो वह खोजता हुआ बार की तरफ ही आया होता। जहाज इतना बड़ा नहीं था कि आदमी खो जाए। असल में तो वह खड़ी बोट थी जो रोज डोवर से ऑस्टेंड तक जाती थी। मार्था यह जानकर कि मैं खामोश रहना चाहता हूं, मोटे और भद्दे शीशे की खिड़की के पार कांपते समुद्र को देख रही थी। खिड़की मेजपोश की शक्ल में बनी थी। लोहे का फ्रेम बड़े भद्दे बोल्टों से कसा था। बोल्टो भी पुराने थे। एकाएक वे बड़े भद्दे से बोल्टो मेरी चेतना में गड़ने लगे। नीचे मेज का पाया भी जिस जीभ से सधा था, उस जीभ में भी बोल्टो गड़ा हुआ था। सब कुछ सिर्फ धीरे धीरे कांप रहा था। समुद्र मेज, बर्बर की अलमारियां, बोतलें, गिलास, फर्श पर पड़ा हुआ रैपर, खांचे में फंसा हुआ मार्था का गिलास कि तभी मेजपोश की तरह तनी और जकड़ी खिड़की के फ्रेम में एक पक्षी आ गया था। उसके पंख यदि एक जयपुर आबाद गति से हिल न रहे होते तो शक हो सकता था कि वह उसी खिड़की में चिपका हुआ है। मार्था उसे देखते देखते उठी और मेरी बगल में आकर बैठ गई। दूर पड़ते गिलास को उठाकर मैंने उसके हाथों में थमा दिया। एक पूरा घूंट लेकर उसने पक्षी की तरफ इशारा किया। धीरे से बोली, यह अकेला पक्षी डोबर के साथ साथ उड़ता हुआ आ रहा है। कितना अजीब है ना? अकेली आत्मा की तरह उड़ता हुआ यह पक्षी। मुझे लगा वह भावुक हो रही है। मैंने यूं ही कहा, पोर्ट पर तुम्हें कोई छोड़ने आया होगा। शायद वह तुम्हें छोड़ नहीं पाया। उसकी अतृप्त इच्छा को लेकर यह पक्षी तुम्हारा पीछा कर रहा है। क्यों? शायद। मार्था ने बहुत तरल होकर एक बार पक्षी को, फिर मुझे देखा। मैंने कहा, हाँ, नहीं लगता ऐसा कुछ। अतृप्त इच्छाओं को लेकर उड़ सकना, पक्षी की तरह। सोचकर बहुत अच्छा लगता है ना? ऐसा होता है। वह गिलास पकड़े पकड़े उत्तर के लिए ताकने लगी। शायद, मैंने कहा। कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। लगा कि कहीं बहुत भीतर वह किसी हलचल में फंस गई है। वह लगातार मुझे ताके जा रही थी। उसके खूबसूरत ओठ अभी तरल थे, हल्के हल्के सूख आए थे। धीरे से उसने अपना हाथ मेरे बालों में फंसा लिया था और बोली थी, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है। मैंने उसका हाथ तो नहीं हटाया, पर उसे उसी की बात जरूर याद दिला दी। तुम जैसे लोगों को इस तरह के फिक्रों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम गलत समझे। वह बोली, यह तो अपने मन के उद्गार है। एक मन दूसरे मन से इन्हें उधार भी ले सकता है। लेकिन जो तुम बोले थे, रटा हुआ फिक्रा था, एक हल्का बेमानी फिक्रा। बियर और ले लें। कहते हुए वह पहले की तरह ही फिर बियर लेने चली गई थी। इस बार उसने जल्दी जल्दी बियर पी और गिलास खाली करके खांचे में फंसा दिया। फिर उठकर खड़ी हो गई। अब खाना खाएं। मैं अपने पति को बुला लाऊं। तुम उधर पहुंचो। मेरे साथ एक दोस्त भी है। ठीक है, उन्हें भी बुला लो। कहते हुए वह बार काउंटर को पार करती उधर चली गई, जहां सन डेक पर जाने वाली सीढ़ी थी। लगता था समुद्र कुछ रफ हो गया है। मुझे इतनी बियर नहीं पीनी चाहिए थी। लोहे की ठंडी दीवार का सहारा लेता हुआ मैं उधर गया जहां माइकेल बैठा था, पर वह वहीं सीट पर अपना छोटा वाला बैग दबाए पैर मोड़े गहरी नींद में सो रहा था। मैंने उसे जगाया। माइकेल, चलो खाना खा लें। नींद में ही उसने जवाब दिया, मैंने खा लिया है। कब? क्या खा लिया है? आलू और पनीर। अच्छा था, तुम भी खाओ। वैसे ही लेटे लेटे उसने कहा। वह नींद में था। माइकेल औपचारिकताओं में ज्यादा विश्वास नहीं करता, इसलिए यह कोई टेढ़ी स्थिति नहीं थी। यह अंदाज लगाकर कि मार्था को ऊपर से आने में अभी कुछ वक्त और लगेगा, मैं वहीं बैठ गया। जहाज अब भी काफी डगमगा रहा था। यूं ज्यादातर इंग्लिश चैनल शांत रहती है। शायद हवा तेज थी या समुद्र के रुख बदलने का वक्त था। छोटे से सफर के लिए निकले हुए लोग अब ज्यादातर ऊँघ रहे थे, या जहाज के झूले ने उन्हें उनींदा कर दिया था। सैलानी लोग ऊपर सन डेक पर थे, अपनी अपनी कुर्सियां डाले हुए। वक्त का अंदाज करके मैं रेस्तरां की ओर चल दिया। वहां भी कोई भीड़ नहीं थी। शायद ज्यादातर लोग अपना खाना साथ लाए थे।
बियर के साथ उन्होंने सैंडविचेस खाकर खाना खत्म कर दिया था। एक मेज पर मार्था दिखाई दी। उसके पास बैठा हुआ एक लगभग बूढ़ा सा आदमी था। पति के सिवा कौन हो सकता था? मैं जाकर तीसरी कुर्सी पर बैठ गया। मार्था का लगभग बूढ़ा पति जरूरत से ज्यादा कपड़े पहने हुए था। मुझे देखते ही उसने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और इससे पहले कि खाना खाए वह इस तरह से बोला जैसे मुझे बरसों से जानता हो। अब आप ही इसे समझाइए। आप इसके प्रेमी हैं? आपकी बात यह मान जाएगी। जी, मैंने आश्चर्यचकित होकर बल्कि अचंभे में चीख कर कहा। हाँ, आप ही इसे समझाइए। मेरी बात यह नहीं मानती। वह लगभग बूढ़ा व्यक्ति रुमाल निकालकर नाक साफ करने लगा था। मैंने कुछ समझा। यह खास अंग्रेजी आदत है। बात को बढ़ाने के लिए मैंने पूछा, आप अंग्रेज हैं? नहीं तो, बूढ़ा बोला और गंदा रुमाल उसने अंग्रेजों की तरह ही सहेजकर अपनी जेब में रख लिया। उसकी नाक का सिरा अधकच्ची बीफ स्टीक में छलछलाते खून की तरह रिस कर लाल हो आया था। मार्था हल्के से हंसी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। बूढ़ा कतई कातर या विगलित नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में कहीं और से प्राप्त विश्वास की निश्चयात्मकता थी। एक अजीब से भोलेपन में मिली जुली। मछली की प्लेट मेरे सामने आ गई थी। मार्था भी सोल ही ले रही थी। बूढ़े ने आलू, सब्जियां और पनीर लिया था। बात का सिर पकड़ते हुए बूढ़े ने फिर कहा, आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया? पर बीच में मार्था बोल उठी, तुम आराम से खाना खाओ। बूढ़ी ने कांटा छुरी रोककर फिर उसी कहीं और से प्राप्त विश्वास की निश्चयात्मकता से उसे देखा। एक क्षण रुककर वह मुझसे बोला, यह मानती ही नहीं। मैं कहता हूं तुम जवान हो, सुंदर हो और वहां सैनिक शासन है अपने प्यारे देश की। आप बताइए, यह वक्त वहां जाने का है। लोग ग्रीस छोड़ छोड़कर बाहर आ रहे हैं और ये वहां जा रही है ना गलत बात? सारा सामान बांध लाई है। कहती है गेस्ट हाउस बेच दो। खैर, गेस्ट हाउस तो मैंने नहीं बेचा, लेकिन वह बूढ़ा अब बहुत घबराया हुआ लग रहा था। धीरे धीरे सब बातें सामने आती गईं। मार्था उस लगभग बूढ़े फोकस की तीसरी बीवी थी कि अब वह वापस ग्रीस जाना चाहती थी। उसे अंग्रेज पसंद नहीं आए थे। फोकस फलता फूलता कारोबार छोड़कर लौटने को हिमाकत समझता था। वह चाहता था कोई मार्था को समझाए। असल में फोकस उसे यूगोस्लाविया तक छोड़ने जा रहा था। उसके बाद फोकस की इच्छा के विरुद्ध जो कुछ होने वाला था उसका साक्षी वह नहीं बनना चाहता था। तुम किस बात के साक्षी नहीं बनना चाहते? मार्था ने करीब करीब छिड़कर बूढ़े से कहा था, क्या होगा मेरे साथ? फौजी मुझे खा तो नहीं जाएंगे? बूढ़े ने रहम से उसे देखा था। फिर वह अपना पनीर खाने में मशगूल हो गया था। वह आखिरी कतरा खा रहा था। मैं खाना खत्म कर चुका था। आखिर हम तीनों चुपचाप उठाए। रेलिंग पकड़ पकड़ कर बूढ़ा संदेक पर चला गया। पीछे पीछे मार्था और मैगी। कुत्ते ऊपर ही बैठे हुए थे। कुछ देर हम यूं ही इधर उधर देखते रहे। बूढ़ा जेब से रोटी निकालकर कगार के पास चला गया था। वहीं से वह चिड़ियों के लिए टुकड़े फेंकता रहा, पर चिड़िया वहां नहीं थी। वह अकेला पक्षी भी न जाने कहां चला गया था। जहाज अब एक सी गति से चला जा रहा था। आसमान में ठंडा सूरज चमक रहा था और जहाज के पीछे दूर तक पानी की धूल भरी चमकती सड़क उखड़ी हुई पड़ी हुई थी। चलो नीचे चलें, मार्था ने आकर कहा। हम दोनों नीचे आकर बैठ गए। एकाएक उसने पूछा, क्यों, मैं गलती कर रही हूं? मैं कुछ भी समझ नहीं पाया हूं। कैसे कुछ कह सकता हूं? मैं बताती हूं। देखो, मैं निहायत मामूली लड़की हूं। सीधी सी बात है, मैं अपने देश जाना चाहती हूं। तुम्हें मालूम है वहां अकाल पड़ा हुआ है। उसने आंखें फाड़कर देखा। अनाज का नहीं, विचारों का। मेरे पति समझते हैं मैं 7 बक्सों में संपदा भरकर लाई हूं। उनमें सिर्फ किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं। मेरे देश में सैनिक शासन है। किताबें, अखबार नहीं निकलते। जो कुछ जमा कर पाई वही सब ले जा रही हो। कुछ गलत कर रही हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सीमा पर वे मुझे रोक लेंगे, रोके रहेंगे। और क्या? वह उत्तेजित हो गई थी। तुम्हारे पति को दूसरी चिंता सता रही है। तुम इतनी जवान हो। मैंने कुछ शैतानी से कहा। क्या मैं तभी तक जवान हूं जब तक बीवी हो? बीवी होने से पहले क्या मैं जवान नहीं थी? या बीवी न रहने के बाद जवान नहीं रह जाऊंगी? पहले किसी ने चिंता नहीं की, बाद में कौन करेगा? छोड़ो, चलो कुछ पिएंगे, मार्था ने कहा था और वह मुझे जबरदस्ती बाह पकड़कर उठा लाई थी। हम फिर बार काठूंतर पर थे।
अब मैं अपने को अजीब से भंवर जाल में पा रहा था। खाने के बाद पी सकना मेरी सकत में नहीं। मैंने बियर ली थी। मार्था ने भेस की। वही खिड़की थी और वही झांकता हुआ समुद्र। मैंने कहीं पढ़ा है, किसी लेखक ने लिखा है कि, नाम याद नहीं आ रहा है, लिखा है, अब हम सिर्फ इंसान रह गए रहे हैं। ग्रीक, जापानी या फ्रेंच या ब्रिटिश बने रहना गलती है, क्यों है ना? वह अब शांत होती जा रही थी। कुछ देर तक मेज पोशनुमा खिड़की से बाहर देखने के बाद वह फिर बोली, पक्षी भी अब नहीं है। समुद्र कितना सूना सूना लग रहा है। नहीं? हाँ, मैंने कहा। शायद ऑस्टेंड आ रहा है। मैं पति को यहीं से वापस भेज दूं? मैं भला क्या कह सकता हूं? मैंने संकोच से कहा। देखो, तुम बेल्जियम होते हुए स्कैंडिनेविया चले जाओगे, मैं जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, युगोस्लाविया होती हुई ग्रीस। पर मुझे पता है कि तुम मिलते रहोगे। मुझे लगा कि वह फिर भावुक हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं अभी आई, कहकर वह चली गई। लौटी तो पति साथ था, कुत्ते भी थे। वह अपने पति की बाह में बाह डाले हुए थी। वे दोनों वहीं आकर बैठ गए। व्हिस्की आ गई थी और उसका पति बहुत निश्चिंतता से पी रहा था। रह रहकर वह पति को प्यार करने लगी थी। जब तक ऑस्टेंड आया, वे पति पत्नी मार्था और फोकस वहां बैठे पीते रहे। मैं माइकेल के पास जाने के लिए चलने लगा तो वह इतना ही बोली, तुम्हें जल्दी ना हो तो रुकना, जहाज से उतरकर रुकना। कुछ ही मिनटों बाद जहाज किनारे लग गया था। मैं और माइकेल अपनी कार उतारकर नीचे ले आए थे। हम मार्था का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद नशे में धुत, पति को साधे, कुत्तों की जंजीरों को पकड़े मार्था आई और पति को हमें सधाकर बोली, इनका बुकिंग करा दो, जरा संभालना। और वह उस विंडो पर पहुंच गई थी जहां से वापस जाने वाले जहाज का रिजर्वेशन हो रहा था। जिससे हम आए थे वही वापस जाने वाला था। टिकट लेकर वह आई और पति को लिए हुए वापस जहाज में जाने लगी तो उस लगभग बूढ़े पति ने विरोध किया। मैं नहीं जाऊंगा, तुम नहीं समझती। मार्था ने उसे ओठों से चूमकर बहुत प्यार से आगे सरकाया, फिर सहारा देकर ले जाने लगी। माइकेल कुत्ते पकड़े खड़ा रहा। जहाज में जाते जाते भी उस लगभग बूढ़े पति का बड़बड़ाना सुनाई दे रहा था, तुम जवान हो। और वहां पास कंट्रोल पर हमें देर लगी। बहुत सख्त चेकिंग थी। मार्था अपने कुत्ते लेकर ट्रेन की तरफ चली गई थी। जहाज से उतरी ट्रेन के डिब्बे ट्रांस यूरोपियन एक्सप्रेस में जुड़ गए थे। वह गाड़ी ग्रीस होती हुई तुर्की जा रही थी। पनीला सूरज काफी नीचे सरक आया था। धुंध गहरी हो रही थी। जेकी पर कुछ पक्षी सिकुड़े से बैठे थे। दूर जहां ट्रेन खड़ी थी, शीशे के पास 3 कुत्ते दिखाई दे रहे थे। उन्हीं के बाद धुंधली खिड़की में मार्था सी लगती थी। बूढ़ा कुछ भी साफ नहीं था। जहाज में लेट हुआ होगा, शायद उसी तरह बड़बड़ाता हुआ। हम बेल्जियम जा रहे थे और मार्था ग्रीस की ओर। चवन्नी लाल ने अपनी मोटरसाइकिल स्टॉल के साथ रोकी और गद्दी पर बैठे बैठे सुबह के ताजा अखबारों की सुर्खियों पर नजर डाली। साइकिल रुकते ही स्टॉल पर बैठे हुए दोनों मुलाजिमों ने उसे नमस्ते कही थी, जिसका जवाब चवन्नी लाल ने अपने सर की खफीफ जुम्बिश से दे दिया था। सुर्खियों पर सरसरी नजर डालकर चवन्नी लाल ने एक बंधे हुए एक बंडल की तरफ हाथ बढ़ाया, जो उसे फौरन दे दिया गया। इसके बाद उसने अपनी BSA मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट किया और ये जा वो जा। मॉडर्न न्यूज एजेंसी कायम हुए पूरे 4 बरस हो चले थे। चवन्नी लाल इसका मालिक था, लेकिन इन 4 बरसों में वो एक दिन भी स्टॉल पर नहीं बैठा था। वो हर रोज सुबह अपनी मोटरसाइकिल पर आता, मुलाजिमों की नमस्ते का जवाब सर की हफीफ जुम्बिश से देता, ताजा अखबारों की सुर्खियां एक नजर देखता, हाथ बढ़ाकर बंधा हुआ बंडल लेता और चला जाता। चवन्नी लाल का स्टॉल मामूली स्टॉल नहीं था। हालांकि अमृतसर में लोगों को अंग्रेजी और अमरीकी रिसालों और पर्चों से कोई इतनी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मॉडर्न न्यूज एजेंसी हर अच्छा अंग्रेजी और अमरीकी रिसाला मंगवाती थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि चवन्नी लाल मंगवाता था। हालांकि उसे पढ़ने वढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। शहर में बहुत कम आदमी जानते थे कि मॉडर्न न्यूज एजेंसी खोलने से चवन्नी लाल का असल मकसद क्या था। यूं तो इससे चवन्नी लाल को खासी आमदनी हो जाती थी, इसलिए कि वो करीब करीब हर बड़े अखबार का एजेंट था। लेकिन समुद्र पार से जो अखबार और रिसाले आते बहुत ही कम थे। फिर भी हर हफ्ते बिलावत की डाक से मॉडर्न न्यूज एजेंसी के नाम से कई खूबसूरत बंडल और पैकेट आते ही रहते।
असल में चवन्नी लाल ये पर्चे और रिसाले बेचने के लिए नहीं बल्कि मुफ्त बांटने के लिए मनवाता था। चुनांचे हर रोज सुबह सवेरे वो इन्हीं पर्चों का बंडल लेने आता था जो उसके मुलाजिमों ने बांधकर अलग छोड़े होते थे। शहर के जितने बड़े अफसर थे सब चवन्नी लाल से वाकिफ थे। बाज की वाकफियत सिर्फ यहीं तक महदूद थी कि हर हफ्ते उनके यहाँ जो अंग्रेजी और अमरीकी पर्चे आते हैं। शहर में कोई एक मॉडर्न न्यूज एजेंसी है, उसका मालिक चवन्नी लाल है। वो भेजता है और बिल कभी रवाना नहीं करता। बाज ऐसे भी थे जो उसको बहुत अच्छी तरह जानते थे। मिसाल के तौर पर उनको मालूम था कि चवन्नी लाल का घर बहुत ही खूबसूरत है तो छोटा सा मगर बहुत ही नफीस तरीके पर सजा है। एक नौकर है रामा, बड़ा साफ सुथरा और 100% नौकर, समझदार, मामूली सा इशारा समझने वाला, जिसको सिर्फ अपने काम से गर्ज है। दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते इससे उसको दिलचस्पी नहीं। चवन्नी लाल घर पर मौजूद हो जब भी एक बात है, मौजूद ना हो जब भी एक बात है। मेहमान किस घर से आया है ये उसको उसकी शक्ल देखते ही मालूम हो जाता है। कभी जरूरत महसूस नहीं होती कि उससे सोडे बर्फ के लिए कहा जाए या पानों का आर्डर दिया जाए। हर चीज खुद ब खुद वक्त पर मिल जाएगी और फिर ताक झांक का कोई खदशा नहीं। इस बात का भी कोई खटका नहीं कि बात कहीं बाहर निकल जाएगी। चवन्नी लाल और उसका नौकर रामा दोनों के होंठ दरिया के दरिया पीने पर भी खुशक रहते थे। मकान बहुत ही छोटा था, बंबई स्टाइल का। ये चवन्नी लाल ने खुद बनवाया था। बाप की वफात पर उसे 10,000 रुपया मिला था, जिसमें से 5,000 उसने अपनी छोटी बहन रूपा को दे दिए थे और जद्दी मकान भी और खुद अलहदा हो गया था। रूपा अपनी माँ के साथ इसमें रहती थी और चवन्नी लाल अपने बंबई स्टाइल के मकान में। शुरू में माँ बहन ने बहुत कोशिश की कि वो उनके साथ रहे, साथ न रहे तो कम अज कम उनसे मिलता ही रहे, मगर चवन्नी लाल को इन दोनों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसका ये मतलब नहीं कि उसे अपनी माँ और बहन से नफरत थी। दरअसल इसे शुरू ही से इन दोनों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता बाप से जरूर थी कि वो थानेदार था, लेकिन जब वो रिटायर हुआ तो चवन्नी लाल को उससे भी कोई दिलचस्पी न रही। जिस वक्त उसे कॉलेज में किसी से कहना पड़ता कि उसके वालिद रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं तो उसे बहुत कोफ्त होती। चवन्नी लाल को अच्छी पोशिश और अच्छे खाने का बहुत शौक था। तबीयत में नफासत थी। चुनांचे वो लोग जो उसके मकान में एक दफा भी गए उसके सलीके की तारीफ अब तक करते हैं। NWR के एक नीलाम में उसने रेल के डिब्बे की एक सीट खरीदी थी। उसको इसने अपने दिमाग से बहुत ही उम्दा दीवान में तब्दील करवा लिया था। चवन्नी लाल को ये इस कदर पसंद था कि उसे अपनी ख्वाबगाह में रखवाया हुआ था। शराब उसने कभी छुई नहीं थी, लेकिन दूसरों को पिलाने का बहुत शौक था। ऐरे घैरे को नहीं, हासुल खास आदमियों को, जिनकी सोसाइटी में ऊंची पोजीशन हो, जो कोई मर्तबा रखते हो। चुनांचे ऐसे लोगों की वो अक्सर दावत करता। किसी होटल या कहवा खाने में उन्हें अपने घर में, जो उसने खास अपने लिए बनवाया था। ज्यादा पीने पर अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे किसी तरद्दुद की जरूरत ना होती, क्योंकि चवन्नी लाल के पास ऐसी चीजें हर वक्त मौजूद रहती थी जिनसे नशा कम हो जाता था। डर के मारे कोई घर न जाना चाहे तो अलहदा सजे सजाए 2 कमरे मौजूद थे। छोटा सा हाल था, इसमें कभी कभी मुजरे भी होते थे। अक्सर ऐसा भी हुआ कि चवन्नी लाल के इस मकान में उसके दोस्त कई कई दिन और कई कई रातें अपनी सहेलियों समेत रहे, लेकिन उसने उनको मुतलका खबर न होने दी कि वो सब कुछ जानता है। अलबत्ता जब उसका कोई दोस्त उनकी इन नवाजिशों का शुक्रिया अदा करता तो चवन्नी लाल गैर मुतवक्के तौर पर बेतकल्लुफ होकर कहता, क्या कहते हो यार, मकान तुम्हारा अपना है। आम गुफ्तगू में वो अपने दोस्तों के ऊंचे मर्तबे के पेश नजर ऐसा तकल्लुफ कभी नहीं बरतता था। चवन्नी लाल का बाप लाला गिरधारी लाल ऐन उस वक्त रिटायर हुआ जब चवन्नी लाल 3rd डिवीजन में एंट्रेंस पास करके कॉलेज में दाखिल हुआ। पहले तो ये था कि सुबह शाम घर पे मिलने वालों का तांता बंधा रहता था। डालियों पर डालियां आ रही हैं, रिश्वत का बाजार गर्म है, तनख्वाह बोनस सीधी बैंक में चली जाती थी। लेकिन रिटायर होने पर कुछ ऐसा पासा पलटा कि लाला गिरधारी लाल का नाम जैसे बड़े आदमियों के रजिस्टर से कट गया। यूं तो जमा पूंजी काफी थी, लेकिन लाला गिरधारी लाल ने बेकार मुबाश कुछ क्या कर मकानों का सट्टा खेलना शुरू कर दिया और 2 बरसों ही में आधी से ज्यादा जायदाद गंवा दी। फिर लंबी बीमारी ने आ घेरा। इन तमाम वाकयात का
चवन्नी लाल पर अजीब और हरीब असर हुआ। लाला गिरधारी लाल का हाल पुतला होने के साथ चवन्नी लाल के दिल में अपना पुराना ठाठ और अपनी पुरानी साख कायम रखने की ख्वाहिश बढ़ती गई और आखिर में उसके जहन ने आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी करवट बदली कि वो बड़े आदमियों का बजाहिर हम जलीस था, हम प्याला वो हम निवाला था, लेकिन असल में वो उनसे बहुत दूर था। उनके रुतबे से, उनकी जाह और मंजिलत से अलबत्ता उसका वही रिश्ता था जो एक बुत से पुजारी का हो सकता है या एक आका से एक गुलाम का। हो सकता है कि चवन्नी लाल के वजूद के किसी गोशे में बहुत ही बड़ा आदमी बनने की ख्वाहिश थी जो वहीं की वहीं दब गई और ये सूरत इख्तियार कर गई जो अब उसके दिलो दिमाग में थी। लेकिन ये जरूर है कि जो कुछ भी वो करता इसमें इंतहाई दर्जे का खुलूस था। कोई बड़ा आदमी उससे मिले न मिले, यही काफी था कि वो उसके दिए हुए अमरीकी और अंग्रेजी पर्चे एक नजर देख लेता है। फसादात अभी शुरू नहीं हुए थे, बल्कि यूं कहना चाहिए कि तकसीम की बात भी अभी नहीं चली थी कि चवन्नी लाल की बहुत दिनों की मुराद पूरी होती नजर आई। एक बहुत ही बड़े अफसर थे जिससे चवन्नी लाल की जान पहचान न हो सकी थी। एक दफा उसके मकान पर शहर की सबसे खूबसूरत तवाइफ का मुजरा हुआ। चंद दोस्तों के हमराह इस बड़े अफसर का शर्मीला बेटा हरबंस भी चला आया। चुनांचे जब चवन्नी लाल की इस नौजवान से दोस्ती हो गई तो उसने समझा कि एक न एक दिन इसके बाप से भी राह और रस्म पैदा हो ही जाएगी। हरबंस, जिसने तायुश की जिंदगी में नया नया कदम रखा था, बहुत ही अलहड़ था। चवन्नी लाल खुद तो शराब नहीं पीता था, लेकिन हरबंस का शौक पूरा करने के लिए और उसे शराब नोशी के अदब आदाब सिखाने के लिए एक दो दफा उसे भी पैनी पड़ी, लेकिन बहुत ही कलील मिकदार में। लड़के को शराब पैनी आ गई तो उसका दिल किसी और चीज को चाहा। चवन्नी लाल ने यह भी मुहैया कर दी और कुछ इस अंदाज से कि हरबंस को झेंपने का मौका न मिले। जब कुछ दिन गुजर गए तो चवन्नी लाल को महसूस हुआ कि हरबंस ही की दोस्ती काफी है, क्योंकि इसी के जरिए से वो लोगों की सिफारिशें पूरी करा लेता था। वैसे तो शहर में चवन्नी लाल के असर और रसूख का हर शख्स कायल था, लेकिन जब से हरबंस उसके हल्का ए वाकफियत में आया था, उसकी धाक और भी ज्यादा बैठ गई थी। अक्सर यही समझते थे कि चवन्नी लाल अपने असर और रसूख से जाती फायदा उठाता है, मगर यह हकीकत है कि उसने अपने लिए कभी किसी से सिफारिश नहीं की थी। उसको शौक था दूसरों के काम करने का और उन्हें अपना ममनून ए एहसान बनाने का, बल्कि यूं कहिए कि उनके दिल और दिमाग पर कुछ ऐसे ख्यालात तारी करने का भी कमाल है। एक मामूली सी न्यूज एजेंसी का मालिक है, लेकिन बड़े बड़े हाकिमों तक उसकी रसाई है। बाज ये समझते थे कि वो खुफिया पुलिस का आदमी है, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन चवन्नी लाल हकीकत में जो कुछ था बहुत ही कम आदमी जानते थे। एक को खुश कीजिए तो बहुत सौ को नाराज करना पड़ता है। चुनांचे चवन्नी लाल के जहां एहसानमंद थे वहां दुश्मन भी थे और इस ताक में रहते थे कि मौका मिले और उससे बदला लें। फसादात शुरू हुए तो चवन्नी लाल की मसरूफियात ज्यादा हो गईं। मुसलमान और हिंदुओं दोनों के लिए उसने काम किया, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका सोसाइटी में कोई दर्जा था। उसके घर की रौनक भी बढ़ गई। करीब करीब हर रोज कोई ना कोई सिलसिला रहता। स्टोर रूम जो सीढ़ियों के नीचे था, शराब और बियर की खाली बोतलों से भर गया था। हरबंस का अलहड़पन अब बहुत हद तक दूर हो चुका था। अब उसे चवन्नी लाल की मदद की जरूरत नहीं थी। बड़े आदमी का लड़का था। फसादात ने दस्तरख्वान बिछाकर नित नई चीजें उसके लिए चुन दी थी। चुनांचे करीब करीब हर रोज वो चवन्नी लाल के मकान में मौजूद होता। रात के 12 बजे होंगे। चवन्नी लाल अपने कमरे में रेलगाड़ी की सीट से बनाए हुए दीवान पर बैठा अपने पिस्तौल पर उंगली घुमा रहा था कि दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। चवन्नी लाल चौंक पड़ा और सोचने लगा, बलवाई? नहीं। रामा? नहीं, वो तो कई दिनों से कर्फ्यू के बाइस नहीं आ रहा था। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई और हरबंस की सहमी हुई डरी हुई आवाज आई। चवन्नी लाल ने दरवाजा खोला। हरबंस का रंग हल्दी के गाभी की तरह जर्द था, होंठ तक पीले थे। चवन्नी लाल ने पूछा, क्या हुआ? वो आवाज हरबंस के सूखे हुए गले में अटक गई। चवन्नी लाल ने उसको दिलासा दिया, घबराइए नहीं, बताइए क्या हुआ है। हरबंस ने अपने खुश्क होठों पर जबान फेरी। वो लहू बंद ही नहीं होता लहू। चवन्नी लाल समझा था कि शायद लड़की मर गई है। चुनांचे ये सुनकर उसे नाउम्मीदी सी हुई।
क्योंकि वो लाश को ठिकाने लगाने की पूरी स्कीम अपने होशियार दिमाग में तैयार कर चुका था। ऐसे मौकों पर जब उसके घर में उसके मेहमान किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाए, चवन्नी लाल का दिमाग गैर मामूली तौर पर मुस्तैद हो जाता था। मुस्कुराकर उसने हरबंस की तरफ देखा, जो कि लरज रहा था। मैं सब ठीक किए देता हूँ, आप घबराइए नहीं। ये कह उसने इस कमरे का रुख किया जिसमें हरबंस तकरीबन 7 बजे से एक लड़की के साथ जाने किया करता रहा था। चवन्नी लाल ने एकदम बहुत सी बातें सोची। डॉक्टर, नहीं, बात बाहर निकल जाएगी। एक बहुत बड़े आदमी की इज्जत का सवाल है। और ये सोचते हुए उसे अजीब व गरीब किस्म की मुसर्रत महसूस होती कि वो एक बहुत बड़े आदमी के नम्र व नामूस का मुहाफिज है। रामा, कर्फ्यू के बाइस वो कई दिनों से नहीं आ रहा था। बर्फ? हाँ, बर्फ ठीक है। रेफ्रिजरेटर मौजूद था, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी चवन्नी लाल को ये थी कि वो लड़कियों और औरतों के ऐसे मुआमलों से बिल्कुल बेखबर था। लेकिन उसने सोचा, कुछ भी हो, कोई ना कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। चवन्नी लाल ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। सागवान के स्प्रिंगों वाले पलंग पर एक लड़की लेटी थी और सफेद चादर खून में लुथड़ी हुई थी। चवन्नी लाल को बहुत घिन आई, लेकिन वो आगे बढ़ा। लड़की ने करवट बदली और एक चीख उसके मुंह से निकली। भैया! चवन्नी लाल ने भींची हुई आवाज में कहा। रूपा! और उसके दिमाग में ऊपर तले सैकड़ों बातों का अंबार सा लग गया। इनमें सबसे जरूरी बात यह थी कि हरबंस को पता न चले कि रूपा उसकी बहन है। चुनांचे उसने मुंह पर उंगली रखकर रूपा को खामोश रहने का इशारा किया और बाहर निकलकर मामले पर गौर करने के लिए दरवाजा की तरफ बढ़ा। दहलीज में हरबंस खड़ा था। इसका रंग अब पहले से भी जर्द था। होंठ बिल्कुल बेजान हो गए थे। आंखों में वहशत थी। चवन्नी लाल को दो बद्दू देखकर वो पीछे हिर गया। चवन्नी लाल ने दरवाजा भीड़ दिया। हरबंस की टांगें कांपने लगी। चवन्नी लाल खामोश था। उसके चेहरे का कोई खत बिगड़ा हुआ नहीं था। असल में वो सारे मामले पर गौर कर रहा था। इस कदर लामक से गौर कर रहा था कि वो हरबंस की मौजूदगी से भी गाफिल था। मगर हरबंस को चवन्नी लाल की गैर मामूली खामोशी में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। चवन्नी लाल अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो हरबंस जोर से चीखा और दौड़कर उसमें दाखिल हुआ। बहुत ही जोर से कांपते हुए हाथों से रेलगाड़ी की सीट वाले दीवान पर से पिस्तौल उठाया और बाहर निकलकर चवन्नी लाल की तरफ तान दिया। चवन्नी लाल फिर भी कुछ न बोला। वो अभी तक मामला सुलझाने में मुस्तगरक था। सवाल एक बहुत बड़े आदमी की इज्जत का था। पिस्तौल हरबंस के हाथ में कपकपाने लगा। वो चाहता था कि जल्द फैसला हो जाए, लेकिन वो अपनी पोजीशन साफ करना चाहता था। दोनों चवन्नी लाल और हरबंस कुछ देर खामोश रहे, लेकिन हरबंस ज्यादा देर तक चुप न रह सका। उसके दिलो दिमाग में बड़ी हलचल मची हुई थी। चुनांचे एकदम उसने बोलना शुरू किया। मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये तुम्हारी बहन है। ये सारी शरारत उस मुसलमान की है, उस मुसलमान सब इंस्पेक्टर की। क्या नाम है उसका? क्या नाम है इसका? मोहम्मद तुफैल। हाँ, मोहम्मद तुफैल। नहीं, बशीर अहमद। नहीं, मोहम्मद तुफैल। वो तुफैल जिसकी तरक्की तुमने रुकवाई थी। उसने मुझे ये लड़की लाकर दी और कहा मुसलमान है। मुझे मालूम होता तुम्हारी बहन है तो क्या मैं उसे यहां लेकर आता? तुम बोलते क्यों नहीं? तुम बोलते क्यों नहीं? और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम बोलते क्यों नहीं? तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। लेकिन मैं कहता हूं मुझे कुछ मालूम नहीं था। मुझे कुछ मालूम नहीं था। मुझे कुछ मालूम नहीं था। चवन्नी लाल ने हौले से कहा। घबराइए नहीं, आपके पिताजी की इज्जत का सवाल है। लेकिन हरबंस चीख चिल्ला रहा था। उसने कुछ न सुना और कांपते हुए हाथों से पिस्तौल दाग दिया। तीसरे रोज कर्फ्यू हटने पर चवन्नी लाल के दो नौकरों ने मॉडर्न न्यूज एजेंसी का स्टॉल खोला। ताजा अखबार अपनी अपनी जगह पर रखे। चवन्नी लाल के लिए अखबारों और रिसालों का एक बंडल बांधकर अलग रख दिया, मगर वो न आया। कई राह चलते आदमियों ने ताजा अखबारों की सुर्खियों पर नजर डालते हुए मालूम किया कि मॉडर्न न्यूज एजेंसी के मालिक चवन्नी लाल ने अपनी सगी बहन के साथ मुंह काला किया और बाद में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। नगर की अत्यंत लोकप्रिय संस्था सामाजिक साहित्यिक सेवा संघ की प्रबंध समिति की बैठक में
अप्रत्याशित रूप से एक बड़ी बहस छिड़ गई। सब लोग चकित रह गए। दलित आंदोलन से जुड़े एक सदस्य ने शिकायती लहजे में कहा, आपका मंच उच्च वर्गीय एवं उच्च स्तरीय साहित्यकारों की स्मृति गाता है, निम्न वर्ग एवं दलित जाति के लोगों की आप परवाह ही नहीं करते। उक्त सदस्य ने साथ ही अपना एक सुझाव पेश करते हुए कहा, 100 साल पहले अछूतों की जाति में जन्म लेकर महत्वपूर्ण कविताओं की रचना कर गुजर गए कुचेल देव नायनार नामक तमिल कवि की रचनाओं के संबंध में विचार करने हेतु एक विचार गोष्ठी हो, उनकी जन्म शती मनाई जाए और उक्त समारोह में कवि के वंशज उनके प्रपौत्र को आमंत्रित कर उनका सम्मान भी किया जाए। विरोधी स्वर को किसी न किसी प्रकार दबाने के विचार से प्रबंध समिति के अन्य सदस्यों ने ऐसा ही करने की अपनी सम्मति व्यक्त कर दी। तुरंत मंत्री महोदय ने प्रस्ताव का प्रारूप तैयार कर सबके सम्मुख पर सुनाया कि यह सामाजिक साहित्यिक सेवा संघ एकमत होकर यह विचार प्रकट करता है कि गरीबी रेखा के नीचे शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक रीति से पिछड़े हुए समाज में जन्मे सिद्ध पुरुष एवं कवि कुचेल देव नायनार की जन्मशती समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। तुरंत कमेटी के एक सदस्य जो अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर थे, एक संशोधन लाते हुए बोले, मेक्सिको के साब्लो काफ्ता नामक जीवित कवि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने योग्य सम्माननीय कवि है। कुचेल देव नायनार के ही समान अछूतों की जाति में श्रमिक के पुत्र के रूप में जन्म लेकर कवि रूप में ख्याति प्राप्त व्यक्ति है, उन्हें भी इस जन्म शताब्दी की संगोष्ठी में निमंत्रित किया जाए। हाँ, वैसा ही किया जा सकता है। अन्य कई सदस्य भी इसका समर्थन करने लगे। कमेटी के एक अन्य सदस्य जो विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उन्हें कुछ कहने को सूझा। कुलपति का कहना था, लैटिन अमेरिका के चिली राष्ट्र में नल की मरम्मत करने वाला एक प्लम्बर सिल्विया प्लम्बर उसका नाम है, एक बहुत बड़े प्रगतिशील कवि के रूप में विख्यात है। मेरा मत है कि उन्हें भी इस अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में आमंत्रित किया जाए। कमेटी के किसी भी सदस्य ने इस प्रस्ताव के लिए आपत्ति नहीं उठाई। एक विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रति आपत्ति प्रकट करने की जरूरत किस व्यक्ति में थी? एक अन्य सदस्य जैनुलाब्दीन साहब उठकर बोले, अल्पमत वालों की सदा से उपेक्षा होती आई है। लंबे अरसे से संघ यह नीति अपनाता आ रहा है। मस्कट में मांस गोश्त की दुकानदारी करने वाले हलाल बुचर, जिनका नाम अल अमीन है, अरबी भाषा के मशहूर शायर हुए हैं। इस संगोष्ठी के लिए उन्हें भी जरूर बुलाया जाए। संघ की धर्मनिरपेक्ष नीति को साबित करने की दृष्टि से अवश्य अल अमीन साहब को बुलाया जाएगा। यह आश्वासन मिलने पर जैनुलाब्दीन साहब खुश हुए। तत्काल संघ के कोषाध्यक्ष ने सूचित किया, मेक्सिको, चिली, मस्कट इन स्थानों से आने जाने के लिए विमान यात्रा का खर्च तथा मद्रास में ठहरने आदि का सारा खर्च मिलाकर 1 लाख से अधिक ही होगा। उनके स्वर में चिंता प्रकट होती थी। बौद्ध धर्म की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। थाईलैंड से गुनशील धर्मतेरो नामक विख्यात बौद्ध कवि को किसी भी हालत में बुलाना भी उचित होगा। यह आवाज थी एक प्रभावशाली सदस्य की। रुपए पैसे की चिंता आप न करें, हम वसूल कर ही लेंगे। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से अनुदान लेकर ही रहेंगे। निम्न वर्ग के चमार कवि के संबंध में संगोष्ठी आयोजित करने की वजह से अनुदान देने से इनकार करने की हिम्मत किसी भी सरकार में न होगी। यह आवाज भी राजनीतिक चालबाजी से परिचित एक सदस्य की थी, इसलिए खर्च के मुद्दे पर उठने वाली चिंता तत्काल दूर हुई। यह निर्णय लिया गया कि जितना भी खर्च हो जाए, इस विचार संगोष्ठी को एक अंतर्राष्ट्रीय रूप देकर चलाया जाए। संगोष्ठी के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए एक 5 सितारा होटल में, मतलब 5 स्टार होटल में ही संगोष्ठी चलाई जाए, यह निर्णय भी लिया गया। फिर चर्चा का विषय यह बना कि कुचेल देव नायनार के गीत जनसाधारण की सरल तमिल भाषा में होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सारे कार्यक्रम किस भाषा के माध्यम से चलाए जाए। उन्होंने तमिल भाषा में गीत गाए हैं, वह भी चमड़ी पकाने, जूता चप्पल बनाने जैसे कुटीर उद्योग में लगे निम्न जाति के लोगों की जानकारी के लिए सरल तमिल शैली में गीत लिखे हैं। इस कारण से विचार गोष्ठी तमिल भाषा के माध्यम से ही चलाई जाए, विदेशी भाषा में विचार गोष्ठी न चलाई जाए। यह विचार था दलित आंदोलन के सक्रिय सदस्य का। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। तुरंत एक सदस्य ने आक्षेप उठाया, मेक्सिको के साब्लो काफ्टा को, चिली देश के सिल्विया प्लम्बर को अथवा मस्कट के अल अमीन को या ताई देश के गुणशील धर्मतेरो को तमिल बिल्कुल अनजान भाषा होने के कारण क्या किया जाए। आने वाले 2-4 अतिथियों को तमिल न मालूम होने पर भी समारोह में सम्मिलित होने वाले 700-800 लोगों की समझ में
आने वाली तमिल भाषा का तिरस्कार क्यों किया जाए। वास्तव में अगर उन 2-4 अतिथियों को समझाना हो तो स्पेनिश, लैटिन, अरबी, पाली जैसी भाषा में ही बोलना उचित होगा, क्योंकि उनके लिए भी अंग्रेजी एक विदेशी भाषा ही है। अगर आपका तर्क सही भी हो तो भी हमारे तमिल कवि कुचेल देव नायनार के बारे में 4 लोग अंग्रेजी भाषा में आलेख पढ़ें और 400 उनके बारे में चर्चा करें, यह तो बहुत बढ़िया होगा। आप क्यों उसे रोकते हैं? यह प्रश्न था संघ के मंत्री का, जिसे सुनकर दलित आंदोलन के व्यक्ति राह पर आए। अंग्रेजी में ही कार्रवाई होने की अपनी सम्मति देकर वे चुप हो गए। गरीब एवं दलित वर्ग के प्रतिनिधि माने गए हमारे गरीब कवि संसार भर में प्रचलित अंग्रेजी भाषा द्वारा सम्मानित हों तो उसमें मेरे लिए कोई आपत्ति नहीं होगी। उस श्रमिक वर्ग के कवि की परंपरा में बचा प्रपौत्र मल्लैया आज पेरियापालयम के निकट एक छोटे से गांव में चमार बनकर अपनी जीविका चला रहा है। उसे अवश्य इस विचार गोष्ठी में बुलाकर सम्मानित किया जाए। आप इसकी चिंता न करें, ऐसा ही होगा। उस गरीब चमार मल्लैया का पता हमें दें और उन्हें विशेष रूप से निमंत्रित कर गौरव करना इस संघ का प्रमुख कर्तव्य होगा। दलित दल के व्यक्ति ने तुरंत मल्लैया का पूरा पता मंत्री के हाथ में दे दिया। मंत्री ने उसे इस प्रकार श्रद्धापूर्वक अपने हाथ में ले लिया मानो वह कोई भगवत प्रसाद हो। मद्रास शहर के कत्रेमारा पुस्तकालय से कॉफी ढूंढने पर सन 1806 में छपी कुचेल देव नायनार के दार्शनिक गीत नामक एक फटी पुरानी पुस्तक मिली। वह इतनी जीर्ण और खंडित थी कि हाथ से छूने से पन्ने बिखर जाते थे। एक शती पूर्व उस कवि के वंशजों की आर्थिक सहायता से प्रथम संस्करण के रूप में वह छपी थी। 300 पृष्ठों की उस पुस्तक का दाम उन दिनों 6 आना रखा गया था। आज उसे फिर से पुनर्मुद्रित किया जाए तो लागत ही 600 रुपए से अधिक होगी। 1000 प्रतियों के लिए कुल 60,000 रुपए लगेंगे। इस कारण सेवा संघ उक्त किताब के पुनर्मुद्रण एवं प्रकाशन के पचड़े में पड़ना नहीं चाहता था। उस फटी पुरानी पुस्तक से ही काम चलाना चाहा। कुचेल देव नायनार का एक गीत था जिसका भाव कुछ इस प्रकार था। जानवर मरकर भी अपनी चमड़ी से मानव हित की चीजें प्रदान कर उसकी सेवा करता है, जबकि मनुष्य उस काम के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। दलित दल के सदस्य का अनुरोध था कि कम से कम इस गीत को तमिल में छापकर श्रोताओं में बांट दिया जाए। विचार गोष्ठी के आयोजकों ने यह कहकर कि सारे कार्यक्रम जब अंग्रेजी में चलेंगे तब बीच में इस गीत को तमिल में छापना ठीक नहीं रहेगा, उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। उस गीत के अर्थ को या भाव को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित करने का आश्वासन देने पर वह दलित दल का सदस्य शांत हो गया। विचार गोष्ठी के सारे इंतजाम बड़े वेग से होने लगे। प्रभावी व्यक्तियों ने काफी प्रयत्न करके केंद्र सरकार से 2 लाख रुपए और राज्य सरकार से 1 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्राप्त कर ही लिए थे। विशेषांक निकालने के लिए विज्ञापनों के माध्यम से उन्हें 1 लाख रुपए वसूल हो गए थे। इस प्रकार 4 लाख रुपए की नकद राशि हाथ लग गई थी। पेरियापालयम में रहने वाले कुचेल देव नायनार के वंशज उनके प्रपौत्र मल्लैया को भी साइक्लोस्टाइल की एक प्रति जो अंग्रेजी में थी भेजी गई। निरक्षर मल्लैया ने अपने किसी ग्राहक जो एक प्रोफेसर थे के द्वारा समाचार जान लिया। 3 दिन तक काफी दौड़ धूप कर बड़ी मेहनत से कमाई मजदूरी को लेकर बस से मद्रास पहुंचा। क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय विचार संगोष्ठी थी, अतः सभी राष्ट्र के प्रतिनिधियों के लिए समझ में आने वाले एक आम विषय चेयर पोएटिक वॉइस फ्रॉम अ प्रोजेक्ट क्लास दलित वर्ग की ओर से एक अनुपम कविता की वाणी शीर्षक पर संगोष्ठी चलाने का विचार किया गया। कार्यक्रम में कहीं एक कोने में टू मार्क द सेंटेनरी ऑफ द सेट पोएट कुचेल देव, महान कवि कुचेल देव की शताब्दी जयंती के अवसर पर इतना ही छपा था। उस कवि के संबंध में कोई और जानकारी तक नहीं दी गई थी। सावलो काफ्टा, सिल्विया प्लम्बर, अल अमीन, गुणशील धर्मतेरो आदि कवियों के आने जाने के लिए हवाई जहाज का रिटर्न टिकट भी बनवाकर भेज दिया गया। मद्रास में ठहरने की व्यवस्था एक 5 सितारा होटल में की गई। यह तय हुआ कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री विचार गोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री समापन समारोह में विशेष भाषण देंगे और साकलो काफ्टा की नोट अकरस मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देंगे आदि सारे ब्यौरे तय हो चुके थे। बड़ी मुश्किल से प्राप्त एक अलभ्य पुस्तक कुचेल देव नायनार के दार्शनिक गीत को शीशे की पेटी में रखकर मंच पर मालाओं से सज्जित कर प्रदर्शित करने का इंतजाम भी किया गया। यही एकमात्र प्रति इस वक्त कहीं से मिली थी। विचार गोष्ठी के अवसर पर
सुबह शाम बिस्कुट के साथ 2 कॉफी ब्रेक, दोपहर का भोजन, रात का डिनर, ये सारा इंतजाम उसी 5 सितारे होटल में ही बड़े धूमधाम से हो चुका था। विचार गोष्ठी के प्रारंभिक उद्घाटन भाषण में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की 70 सूत्रीय योजना में 67वीं योजना है दलित एवं कुचले गए लोगों को उभार कर उनका उद्धार करना। इस विचार गोष्ठी में इस योजना को स्पष्ट करने से मेरे साथ ही देश के प्रधानमंत्री भी खुश होंगे। दूसरे दिन सुबह सारे समाचार पत्रों में इस खबर को प्रमुख स्थान देकर छपवा दिया था। उसमें न कुचेल देव का नाम था और न सूचना थी कि वे एक तमिल भाषा के कवि थे। केवल इतनी जानकारी थी कि इंटरनेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय सोशियो लिटरेरी कल्चरल एसोसिएशन। 3 दिनों तक संगोष्ठी बड़ी धूमधाम से चली। शुरू से अंत तक सारा कार्यक्रम अंग्रेजी में ही चला। प्रांतीय शिक्षा मंत्री ने भी बड़ी कठिनाई के साथ तमिल लहजे में अंग्रेजी भाषा में भाषण दिया। मेक्सिको से आए हुए प्रतिनिधि कवि ने अपने मुख्य भाषण की शुरुआत में कुछ वाक्य अंग्रेजी में बोलकर "I don't want to speak in a language which is neither yours nor mine", अर्थात मैं ऐसी भाषा में बोलना नहीं चाहता जो न आपकी है और न मेरी। फिर अपनी मातृभाषा स्पेनिश में बोलने लगे। इससे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और धक्का भी लगा। अन्य सब लोगों ने अंग्रेजी में भाषण दिया। इस प्रकार संगोष्ठी सुचारू रूप से चली। स्थानीय पत्रिकाओं के साथ देश भर की पत्रिकाओं ने इस संगोष्ठी की प्रशंसा में काफी कुछ लिखा। अतिथि भी अपने अपने देश लौट गए। 1 हफ्ते बाद डिस्प्यूट नामक मशहूर अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका में इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पर एक संपादकीय लेख छपा और साथ ही कुछ उल्लेखनीय साक्षात्कार भी। देश की समस्याओं को एक भिन्न दृष्टिकोण से देखने एवं सनसनी फैलाने वाली खबर छापने के कारण यह पत्रिका काफी लोकप्रिय भी रही। विपरीत दृष्टिकोण से समस्या को अप्रोच करने से इसका एक विशेष महत्व भी था। पहले साक्षात्कार के रूप में कुचेल देव नायनार के प्रपौत्र मल्लैया का साक्षात्कार प्रकाशित हुआ। उसके पहले संपादक की एक छोटी सी टिप्पणी भी छपी थी। इस टिप्पणी में यह बताया गया कि पेरियापालयम से अंतर्राष्ट्रीय विचार संगोष्ठी के लिए सम्माननीय अतिथि के रूप में आमंत्रित आप संगोष्ठी के कक्ष में या 5 स्टार होटल के अंदर प्रवेश ही न मिलने के कारण निराश होकर अपने गांव वापस जाना चाहते थे, मगर वापस जाने के लिए पैसे न रहने की वजह से पैसे के लिए तरसते हुए वे अपने ऊपर भरोसा कर माउंट रोड बुखारी होटल के प्लेटफॉर्म पर चप्पल की मरम्मत करते वक्त यह साक्षात्कार लिया गया। मल्लैया ने अपने साक्षात्कार में यह बताया कि वह किस तरह से पेरियापालयम में दर दर भटकते हुए बड़े परिश्रम कर चप्पलों की मरम्मत से मिली मजदूरी के पैसे जमा कर फिर कुछ नए कपड़े बनवाकर कई प्रकार की मुसीबतें झेलकर मद्रास पहुंचा और काफी अनुनय विनय करने पर भी संगोष्ठी के हाल में अर्थात 5 स्टार होटल के कक्ष में प्रवेश करने से रोक दिया गया। ये सारे विवरण पत्रिका में से छप गए थे। आगे मल्लैया ने आंखों में आंसू भरते हुए यह दुख प्रकट किया कि गांव वापस जाने के लिए बस के किराए तथा दूसरे खर्च के लिए उसे खुद मेहनत करके पैसे जुटाने पड़े थे आदि। दूसरा साक्षात्कार दलित आंदोलन से जुड़े हुए एक लेखक का था। उनके विचार में इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी से कुछ भी प्रयोजन न होने वाला है। कुचेल देव ने जिस भाषा में कविता लिखी थी उस भाषा के लोग ही उसे कम पहचानते हैं, तब अंग्रेजी में सेमिनार चलाने का क्या मतलब हो सकता है। विडंबना यह थी कि जिसके बारे में संगोष्ठी हुई उस कुचेल देव के संबंध में किसी ने कोई बात नहीं कही। इसका कारण यह है कि उनके गीतों का एकमात्र संग्रह ग्रंथ भी मंच पर शीशे की पेटी में सुरक्षित रूप से बंद हो चुका था। संगोष्ठी के खत्म होने तक वह वहां से बाहर न निकाला गया था। इस अंतर्राष्ट्रीय विचार संगोष्ठी को चलाने में 4 लाख रुपए का अपव्यय किए जाने के बदले कुचेल देव की कविताओं की पुस्तक का सस्ता संस्करण तमिल में निकाल दिया गया होता तो बेहतर होता। तमिल के अतिरिक्त इन्हें अंग्रेजी, हिंदी आदि भाषाओं में अनुदित किया जा सकता था। मगर सेमिनार संगोष्ठी में केवल लंच, खाना, डिनर, कॉफी ब्रेक, चाय ब्रेक आदि मद में ही पैसा पानी की तरह बहाया गया। इतना होते हुए भी परिणाम कुछ भी नहीं निकला। स्थानीय लोगों को भी इससे कुछ फायदा न हुआ। विदेशियों की समझ में तो नहीं आई कि यह सारा कार्यक्रम किसके लिए हो रहा है। पत्रिका ने इस साक्षात्कार को प्रकाशित करने के साथ साथ यह लताड़ा था कि शिक्षित उच्च वर्ग कुछ गिने चुने व्यक्तियों के इंटेलेक्चुअल अर्गन्स अर्थात बौद्धिक अहंकार और आडंबर मात्र को प्रकट करने वाला साबित हुआ है। तीसरा साक्षात्कार एक प्रबुद्ध पाठक का रहा। उनके मत में आजादी के बाद गत
30 वर्षों से भी अधिक यही होता आया है कि क्रियाशील योजनाओं के लिए खर्च करने से भी अधिक पैसा सेमिनार, संगोष्ठी, सभा समारोह आदि में अनावश्यक रूप से खर्च किया जाता है। इस प्रकार के अपव्यय के कारण हमारा देश बदनाम हो चुका है। कई सेमिनार इधर उधर चलाए गए मगर किसी को कोई विशेष जानकारी न मिली। यह संगोष्ठी भी इसी तरह बेकार साबित हुई है। भविष्य में संगोष्ठियों का रूप भिन्न ढंग का होगा, ऐसी आशा करना भी व्यर्थ दिखता है। भाषण की जगह वास्तविक कार्यों के लिए धन को खर्च करना बेहतर होगा। इससे देश का कल्याण होता। केवल सेमिनार संगोष्ठियां ही चलाते रहे तो वास्तविक कार्यों के लिए कुछ भी न बचेगा। चौथा, साक्षात्कार मैक्सिकन कवि साक्लो काल्डा का था। उसमें काष्ठा ने साफ शब्दों में अपना मत प्रकट करते हुए कहा, मुझे इस संगोष्ठी में कवि के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली और न उनका परिचय ही। इससे मुझे धक्का लगा और मैं इससे अब भी छूट नहीं पाया हूँ। संवाददाता का प्रश्न था कि सेमिनार जिस कवि के सम्मान में हुआ वह और आप दोनों एक ही जाति के, एक ही वर्ग के कवि माने जाते हैं। इसी कारण से तो आपको भी आमंत्रित किया गया है। क्या आप इससे प्रसन्न नहीं हैं? ऐसी सोच से मुझे सख्त नफरत है। जातिवाद से भी बदतर बात यह है कि उस मनोवृत्ति का अनुचित लाभ उठाया जाना, उस मनोवृत्ति को कैपिटलाइज करने का प्रयास। जरूर मुझे इस बात का गर्व होता है कि कवि कुचेल देव और मैं दोनों कवि वर्ग के होने के कारण एक हैं। अन्य प्रकार के विचार इर्रेलेवेंट, असंबद्ध है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, विषयांतर है। प्रश्न हुआ कि क्या इस अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी के आयोजकों ने कुचेल देव की जीवनी को संक्षेप में या उनकी कविताओं के मतलब को कम से कम आपके भारत पहुंचने पर भी कभी समझाने की कोशिश की? उत्तर था, क्षमा कीजिए। इस बात का मुझे खेद है कि किसी भी हालत में उस कवि के संबंध में मुझसे किसी ने बात तक नहीं की। स्वयं आयोजकों से पूछने पर भी उत्तर मिला कि यू नीड नॉट गो इनटू द सब्जेक्ट, आपको इस विषय के अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहकर टाल दिया गया। उपर्युक्त चारों भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कारों को प्रकाशित कर डिस्प्यूट के साप्ताहिक विशेषांक द डार्कर साइड ऑफ द सेमिनार नामक संपादकीय लेख अंग्रेजी में प्रकाशित किया। उसमें संगोष्ठी के चलाए जाने के ढंग पर कटु आलोचना की गई। साथ ही कुचेल देव की एक कविता को समझाने का प्रयास भी किया गया था। संपादकीय लेख के कटु शब्द निम्न प्रकार थे। यद्यपि मानव की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है, फिर भी उनमें से कुछ लोगों के तगड़ी चमड़ी वाले होने के कारण शायद मानापमान, लज्जा, संकोच और यहाँ तक रोष, कुछ भी भाव उसे लगते ही नहीं। शायद वे समझते हों कि वी आर थिक स्किन, अर्थात हमारी चमड़ी बड़ी तगड़ी है। उनके लिए ऐसा सोचना गर्व का विषय होता होगा। एक प्रकार से हम भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विवश है। कवि कुचेल देव के उपर्युक्त कथन के अनुसार मानवों में इस अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी के आयोजक मनुष्यों की तरह न लगने वाली मोटी चमड़ी होती होगी, ऐसा हमें महसूस होता है। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।